जो हमारी जनरल हिस्टोलॉजी है, उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, इसीलिए सिस्टमिक टफ लगती है। और मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रही है कि अगर आपने जो आपकी सिस्टमिक हिस्टोलॉजी है, उसको पढ़ना है ना, तो पहले अपनी बेसिक क्लियर कर लो। उसके बाद कसम से बता रहा हूँ कि सिस्टमिक हिस्टोलॉजी में करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता, ठीक है? ऑर्गन्स वगैरह के बारे में अगर आपने पहले से पढ़ लिया, एपिथेलियम में पढ़ लिया कि उसमें कौन-सा एपिथेलियम होता है, कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ लिया कि कौन-सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल्स में पढ़ ली कि कौन से टाइप की मसल्स होती हैं, ठीक है? तो पूरा ऑर्गन ऑर्गन के अंदर यही तो होता है। अगर आप किसी सिस्टमिक हिस्टो में जा रहे हो, ट्रैकिया पढ़ रहे हो, ठीक है? एपिग्लॉटिस पढ़ रहे हो और यूरिनरी ब्लैडर पढ़ रहे हो, यूरेटर पढ़ रहे हो, अपेंडिक्स पढ़ रहे हो, इंटेस्टाइन्स की हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हो, स्टमक-वमक जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना? उनकी हिस्टोलॉजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है? इवन यू कैन टेल मी बिफोर मतलब जब इतने में मैं बताऊँगा, आप मुझसे पहले बता सकते हो उस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि अगर आपको पता है कि स्टमक क्या चीज़ है, ठीक है? तो वही उसकी हिस्टोलॉजी में हो जाएगा। अगर स्टमक एक स्मूथ मसल वाला ऑर्गन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी हिस्टोलॉजी में स्मूथ मसल्स मिलेंगी ना, ठीक है? बस वो थोड़ा-सा चीज़ हो जाती है कि किसी में पैटर्न अलग हो जाता है, किसी में वही चीज़ और किसी में डिलीट हो जाती है। तभी तो स्टमक स्टमक है और इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन है, वरना दोनों में ही सेम चीज़ें तो वही हैं। जैसा आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो इस समय पहले, ठीक है? तो दोनों में सिमिलर चीज़ें ही हैं। स्टमक में भी स्मूथ मसल है और इंटेस्टाइन में भी स्मूथ मसल है। फिर स्टमक को स्टमक और इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं? शेप की वजह से तो नहीं कह रहे हैं। हिस्टोलॉजिकली ही वो पार्ट्स अलग हैं, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अगर हम डुओडेनम को डुओडेनम बोल रहे हैं और जेजुनम को जेजुनम बोल रहे हैं और टुगेदरली स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं बोल रहे, क्योंकि वहाँ से उसके हिस्टोलॉजिकल यानी कि उसकी जो माइक्रो एनाटॉमी है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है? तो बेसिकली हमारा हिस्टो में ना टारगेट हमेशा यही कि देखो हिस्टो में सिर्फ़ 3 ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चौथा तो वाइवा होता है, ठीक है? 3 ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? लिखने के लिए, ठीक है? 2 तरीके के क्वेश्चन्स तो हिस्टो के एग्ज़ाम में लिखने के लिए आते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम में और एक आता है प्रैक्टिकल में जिसे हम स्पॉटिंग बोलते हैं, ठीक है? स्पॉटिंग में इसकी स्लाइड्स रख दी जाती हैं, ठीक है? तो वो होता है। तो बेसिकली हिस्टो में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, मतलब हम लोग थ्योरी का भी कर लेते हैं, रट्टा-वट्टा मार लेते हैं, थोड़ा बहुत गलत भी लिख देते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन जब आप स्पॉटिंग में जाते हो, जब तक आपको करेक्ट फीचर्स नहीं पता और आप वहाँ जाते हो, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या देखना है, कैसे देखना है, किस तरीके से प्रोसीड करना है देखने के लिए, कैसे मैं कंक्लूजन पे पहुँचूँगा और पहचान के फिर उसको उसके बारे में जवाब देना होता है, ठीक है ना? देखो, जो पहचानने के बाद तुम्हें जवाब देने होते हैं ना, एक्चुअली वो जवाब को आप पहले कर लो, ठीक है? यानी कि पहले ही आप पता कर लो ना कि इसके अंदर चीज़ें क्या हैं, ठीक है? तो पहचान अपने आप लोगे उस चीज़ को, ठीक है? अगर ये 10 फीचर हैं, ये 10 फीचर आपने पहचान लिए, उन्हीं फीचर्स के बेसिस पे तो आपने स्लाइड आइडेंटिफ़ाई की है, ठीक है? और अगर उन्हीं को आप कर लोगे तो वाइवा में भी अगेन वही चीज़ रिपीट करके पूछेंगे, अच्छा बता दो इसमें क्या होता था? इसमें ये था, इसमें वो क्यों था? ठीक है? और तो कुछ पूछ ही नहीं सकते ना, ठीक है? और फीचर्स आप लोग पहले से ही कर लोगे, ठीक है? तो फीचर्स को उसके लिए मत रखो कि हमें कोई स्लाइड बता देगा और उसके बाद है ना हम लोग फीचर्स रट लेंगे, 2 फीचर्स रट लेंगे सर को आंसर देने के लिए वाइवा में, ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? उल्टा ये रखो कि हम फीचर से ही स्लाइड पहचान लेंगे, तो हमें लगेगा कि क्या ही वाइवा होगा फिर वाइवा में कुछ रह ही नहीं जाता इस के, ठीक है? और जो थ्योरी के क्वेश्चन है ना देखो साफ-सी बात है, हम हिस्टो उतनी ही पढ़ेंगे जितनी करनी है, चाहे डाई 4 की एटलस हो उसमें पूरा इतनी सारी हिस्टो लिखी हुई है, ठीक है? कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट नहीं पढ़ता क्योंकि ऑलरेडी ना पहली बात तो हिस्टो के अलावा ही एनाटॉमी में आपको 8 बुक्स और पढ़नी है, ठीक है? उसके बाद खाली एनाटॉमी नहीं पढ़नी है, आपको फिजियो और बायोकेम भी करनी होती है, ठीक है? तो हिस्टो को हम बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं और सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा ऐसी-तैसी होती है, अगर हम हिस्टो को नेग्लेक्ट करते हैं फर्स्ट ईयर में तो, ठीक है? क्योंकि सेकंड ईयर में हिस्टोपैथोलॉजी है, हर डिसीज़ के बाद एक हिस्टोलॉजी की उसकी हिस्टोपैथोलॉजी लिखी हुई है, मतलब डिसीज़ की हिस्टोलॉजी, पैथो मीन्स डिसीज़ होता है ना, तो डिसीज़ की हिस्टोलॉजी लिखी हुई है बेसिकली हर हर टॉपिक में, ठीक है? अगर एक चैप्टर में 10 टॉपिक हैं, तो उसके 10 या 15 डायग्राम हो सकते हैं क्योंकि किसी-किसी के 2 भी होते हैं और किसी के 3 भी होते हैं एक टॉपिक के, ठीक है? तो अगर हिस्टो के बेसिक्स क्लियर नहीं है ना कि चीज़ें बनाते कैसे हैं, पहली बात तो चीज़ है क्या वो पता होना चाहिए, दूसरी बात उसको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तीसरा ड्रॉ करने के बाद ही हमें समझ आता है कि हम उसको पहचानते कैसे हैं। तो आई होप कि आप लोग सारे के सारे अपनी नोटबुक और पेन या पेंसिल जो भी आपके पास अवेलेबल है अभी, उसको लेके बैठ जाना प्लीज़, ठीक है? और ये नहीं कि सिर्फ़ स्क्रीन पे मैं कुछ कर रहा हूँ या ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग उतने ही लिमिटेड रहोगे, ठीक है? यू कैन ड्रॉ बाय योरसेल्फ, ठीक है? और कुछ नहीं मैं कह रहा कि पूरी-पूरी स्लाइड्स टेपने की ज़रूरत है, वो तो वैसे ही तुम्हें पीपीटी मिल जाएगी आफ्टर दिस, ठीक है? है ना?
स्लाइड्स नहीं टेपने की ज़रूरत है, जिन सेल्स के, जिन बेसिक सेल्स के बारे में बोलूँ, एटलीस्ट वो चीज़ आप ड्रॉ कर लेना कि हर जगह ब्लड वेसल ऐसे ड्रॉ की जाती है, हर जगह एडिपोसाइट इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है? कहीं पे वेन ड्रॉ करनी है तो वेन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, फाइबर्स ड्रॉ करने हैं तो वो किस तरीके से किए जाते हैं। जब तक आपको ये ड्राइंग्स नहीं आएँगी ना, बेसिक ड्राइंग्स, ठीक है? तो हिस्टो में थोड़ा-सा टफ हो जाता है। फिर एग्ज़ाम में क्या है, हम लोगों को एक्चुअली हम फीचर याद नहीं करते, फीचर्स याद नहीं होते तो हमें उसकी ड्राइंग करनी नहीं आती, ड्राइंग करनी नहीं आती फिर हम तुक्के मारते हैं और सब उल्टा-सीधा लिखाते हैं, ठीक है? तो कैन आई स्टार्ट द सेशन? 5:53 हो चुके हैं हम, ऑलरेडी 7 टू 8 मिनट्स लेट है। स्टार्ट कर दूँ? ठीक है। और देखो, अगर आज की क्लास थोड़ी सही रही ना, ठीक है, हम 4-5 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो, बट कोशिश यही है कि फिनिश हो जाए तो बेटर है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हिस्टोलॉजी से। पहली चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसे ही पूछ सकता है कि हिस्टोलॉजी क्या होती है, ठीक है? लॉजी तो आपको पता ही है, हर चीज़ की स्टडी होती है, ठीक है? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि थ्योरी का क्वेश्चन क्या आता है हिस्टो में, ठीक है ना? थ्योरी का क्वेश्चन हिस्टो में 2 ही हैं, सिर्फ है ना, कोई भी ऑर्गन या टिश्यू होगा, उसका नाम लिखा हुआ होगा और 2 ही क्वेश्चन देंगे। या तो लिखेंगे उसकी हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी लिखो, ठीक है? या फिर राइट डाउन हिस्टोलॉजी ऑफ, ठीक है? या फिर राइट डाउन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, या डायरेक्टली डायग्राम ही माँग लेंगे। चारों क्वेश्चन में एक ही चीज़ करनी है, डायग्राम बनाना है और डायग्राम को ही सही से लेबल करना है। कोई भी क्वेश्चन हिस्टो का आ जाए ना कि इसमें ये लिखो, इसमें वो लिखो, सिर्फ हिस्टो में डायग्राम्स ही होते हैं, ठीक है? और जो, अगर आप एक चीज़ खुद सोचो, जो चीज़ डायग्राम में दिख रही है वही तो फीचर है, ठीक है? तो आप उसको दोबारा अगर डायग्राम बनाने के बाद फिर नीचे उन फीचर्स को वापस से लिखना स्टार्ट कर देते हो, इसमें ये, इसमें वो, ठीक है? तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने पेन की इंक वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? स्मार्टली स्टडी करो और स्मार्टली प्रेज़ेंटेशन दो। हिस्टो में सिर्फ सिर्फ जो टिश्यू पूछा गया है ना, उसका डायग्राम बनाओ, ठीक है? और उसके फीचर्स इतने सही बनाओ कि कोई आपको डिफीट ना कर सके, ठीक है? और फर्स्ट ईयर में हिस्टो इतनी पढ़नी है जितनी सेकंड ईयर में काम आ जाए और जितनी हमेशा के लिए आपको काम आए, ठीक है ना? वरना हिस्टो में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं ये एपिथेलियम में टाइट जंक्शन लिखे हुए हैं, ये वो, मैटर ही नहीं करता वो, ठीक है? क्योंकि उसके आगे ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने के लिए। मैंने सेकंड ईयर की हिस्टोपैथोलॉजी में कहीं भी ऐसा नहीं है, ठीक है? कि कहीं टाइट जंक्शंस पढ़ने हो, ये वो। तो ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर वगैरह तो आपको अपने जानने के लिए पढ़ना होता है, वरना ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है ना? हिस्टोलॉजी की स्लाइड जो आपको दी जाएँगी फर्स्ट ईयर में वो 10x पे दी जाएँगी, देख। अगर आप लैब में खुद से 40x देख लेते हो तो अच्छी बात है, जो कि अभी तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, लॉकडाउन है। ठीक है ना? और 10x पे स्लाइड थोड़ी और भी ज़्यादा, मतलब आपको पता ही है, कम मैग्निफिकेशन है तो वो ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं हो पाती है, ठीक है? तो उस हिसाब से थोड़ी कम ही रहती है स्लाइड, मतलब इसीलिए थोड़ा-सा डर लगता है उसको आइडेंटिफ़ाई करने में, ठीक है? उसी फ़ियर को निकालना है, हिस्टो को ना समझना है, ठीक है? आज तक हम हिस्टो को रट्टा मारते हैं, इस टिश्यू में ये 4 फीचर्स, नहीं, ठीक है? हमें हिस्टो को समझना है, कैसे हिस्टो के कांसेप्ट्स बनाने हैं वो देख लो, ठीक है? हिस्टोलॉजी पता ही है, हिस्टो मीन्स टिश्यू होते हैं हमारे, ठीक है ना? तो हिस्टोलॉजी क्या हो जाएगी, टिश्यूज़ की स्टडी हो जाएगी, ठीक है? उसमें भी हम सबसे पहले आ जाते हैं एपिथेलियम। एक अगर कोई लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी आ जाए ना ज़िंदगी में आपका, तो वो पहला चैप्टर एपिथेलियम ही है, अदरवाइज़ सबके सिर्फ डायग्राम ही आएँगे। और इसमें भी मोस्टली शॉर्ट नोट और डायग्राम्स ही आते हैं, ठीक है? कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हिस्टो ज़्यादा नंबर की देनी हो, 5 नंबर का या 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन देना हो, तो आपको एपिथेलियम पकड़ा देते हैं लिखने के लिए। क्वेश्चन क्या आता है, मैं साथ-साथ क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ठीक है? उसी के हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। एपिथेलियम में सबसे पहले आता है डिफाइन एपिथेलियम, ठीक है ना? वो आप पढ़ ही लोगे, डेफिनिशन एपिथेलियम की है ही है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं सेल्स, ठीक है? और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देते हैं, ठीक है? किसी भी टिश्यू को, वो एपिथेलियम होता है, ठीक है? एपिथेलियम की डेफिनिशन के बाद में आ जाते हैं उसके टाइप्स, ठीक है? एपिथेलियम के टाइप्स ना, मतलब हमें पता होते हैं लेकिन हम हमेशा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि कौन-सा किस तरीके का, ये यहाँ पे क्यों है, ये एपिथेलियम की किस क्लासिफिकेशन के अंदर है, ठीक है? एपिथेलियम ऐसे तो बॉडी में मोस्टली हर जगह ही प्रेज़ेंट है, ठीक है? जहाँ पे भी स्पेशली एपिथेलियम आपको कहाँ पे दिखेगा, स्पेशली जिन चीज़ों के बाहर ल्यूमेन है ना, यानी जैसे होलो कैविटीज़ हैं, जैसे हमारा ट्रेकिया है, वो एक पाइप है, तो उसके बीच में होलो स्पेस है, तो वहाँ पे उसके आउटर में सबसे पहले आपको एपिथेलियम ही दिखेगा। ब्लड वेसल्स हैं हमारी, ठीक है? उनमें भी ल्यूमेन तो होता ही है जिसमें ब्लड फिल्ड है, ठीक है? तो जहाँ भी ल्यूमेन है, उससे ल्यूमेन के बाद नेक्स्ट जो चीज़ सबसे पहले आएगी ना वॉल पे किसी भी टिश्यू के, वो हमारा एपिथेलियम ही आएगा, ठीक है? तो वैसे ये मोस्ट ऑफ द जो एपिथेलियम में कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है? तो प्लीज़, लेकिन सबको नहीं पता है, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ी देर पेशेंस रख लेना अगर किसी को लगता है कि पहले से पढ़ा हुआ है तो, ठीक है? So we are starting with the types of epithelium, ठीक है? There are 2 types of epithelium, simple and stratified, ठीक है ना? सिंपल एपिथेलियम का मतलब एक्चुअली वो बहुत सिंपल है, ठीक है ना?
और सबसे बड़ी हम गलती पता है क्या करते हैं? इन सिंपल एपिथेलियम की ही हम शेप और जो सेल की शेप और सेल का न्यूक्लियस अगर आपको आता है ना, किसी भी सेल की शेप और उसका न्यूक्लियस बनाना आता है, तो आपकी हिस्टोलॉजी कंप्लीट है। समझ में आई बात? ठीक है? हर टिश्यू में यही करना है कि बस उस सेल की शेप और उसके न्यूक्लियस की शेप सही करनी है। और हम लोग है ना, जो हमें पहला सेल पढ़ाया जाता है ना एपिथेलियम स्क्वामस, ठीक है? सबसे बेसिक सेल, उसकी भी शेप और न्यूक्लियस हमेशा गलत बनाते हैं, ठीक है? हमें आज तक वही आदत पड़ी हुई है ना, एक सेल बना दिया गोल-सा और उसके बीच में डॉट मार दिया, तो हमें लगता है हर सेल गोल होगा और उसके बीच में एक छोटा-सा ब्लू डॉट होगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले ये बता दूँ हिस्टो भी स्टार्ट करने से पहले कि हिस्टो में 2 स्टेन्स होते हैं हमारे, हेमाटोज़ाइलिन एंड इयोसिन स्टेन, ठीक है ना? तो हम एचएनई पेंसिल्स ही यूज़ करते हैं, जो सब आपको पता ही है, ठीक है? ई का मतलब होता है इयोसिन जो होता है, ठीक है? इयोसिनोफिलिक, ठीक है? इयोसिनोफिलिक कलर हम बोलते हैं पिंक कलर को, ठीक है? हिस्टोलॉजी में कहीं भी इयोसिनोफिलिक वर्ड यूज़ हो रहा है, तो वो पिंक कलर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? और कहीं भी बेसोफिलिक वर्ड यूज़ हो रहा है, तो वो ब्लू, बी फॉर बेसोफिलिक, बी फॉर ब्लू, प्लीज़ कभी कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? अगर हम बोल रहे हैं कि ये सेल इयोसिनोफिलिक है, दैट मीन्स उस सेल का जो साइटोप्लाज़्म है वो पिंक कलर का, ठीक है? अगर हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस का कलर बेसोफिलिक है, दैट मीन्स वो ब्लू कलर का, ठीक है? तो बी फॉर बेसोफिलिक, बी फॉर ब्लू, इयोसिनोफिलिक मीन्स पिंक, ठीक है? ये 2 ही कलर्स हैं। उसके अलावा कभी-कभी हम एक्स्ट्रा कलर्स यूज़ कर लेते हैं। कुछ डायग्राम सिस्टम में ऐसे हैं कि जो एचएनई से हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए हम एचएनई स्टेन डाल के माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो एचएनई स्टेन में दिखते ही नहीं है टिश्यूज़, ठीक है? तो वो इक्के-दुक्के हैं, तो उन एक्सेप्शंस को साइड में रख दो और अपने इसको एचएनई को आगे लेके चलना है, ठीक है ना? हर सेल की शेप और न्यूक्लियस जैसे मैंने बताया वो आपको ढंग से याद रखना है कि उसकी शेप कैसी है और उसको बनाते कैसे हैं, ठीक है? सबसे पहले आ गया टाइप, ठीक है? टाइप में सिंपल और स्ट्रैटिफाइड है, ठीक है? स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटा का मीन्स होता है लेयर्स, ठीक है? स्ट्रैटा कहीं भी देख लोगे आप, ठीक है? ज्योग्राफिकल स्ट्रैटा ये वो, ठीक है? पॉपुलेशन स्ट्रैटा, स्ट्रैटा मीन्स लेयर्स, ठीक है? तो स्ट्रैटिफाइड मीन्स जिसकी 1 से ज़्यादा लेयर होंगी, ठीक है? अब 1 से ज़्यादा 2 भी हो सकती हैं और 1 से ज़्यादा 10 भी हो सकती हैं, ठीक है? तो सिंपल में क्या आ जाएँगे हमारे सिंगल लेयर्ड वाले, ठीक है? उसमें सबसे पहले आ जाएँगे स्क्वामस टाइप के सेल्स, फिर आ जाएँगे क्यूबॉइडल टाइप के सेल्स, ठीक है? फिर आ जाएँगे हमारे कोलमनर टाइप के सेल्स। अब कोलमनर जो है ना, इन्होंने थोड़ा-सा गलत यहाँ पे वो करा हुआ है। कोलमनर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नॉन सीलिएटेड जिन पे सीलिया नहीं लगा हुआ और एक सीलिएटेड, ठीक है? फिर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, है ना? स्ट्रैटिफाइड में जो ये सारे नाम है ना, हम साथ-साथ ज़िक्र करेंगे, तो अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ उनको, ठीक है ना? सबसे पहले देख रहे हो स्क्वेमस सेल है, मैं एनोटेशन स्टार्ट कर देता हूँ। अभी है ना नेक्स्ट हम खुद से ही ये चीज़ ड्रॉ करेंगे, आपको पता होना चाहिए। देखो एपिथेलियम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एपिथेलियम पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो डार्क पिंक कलर की आपको दिख रही है, ठीक है? दिस इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? इसी पे हमेशा एपिथेलियल सेल्स टिके हुए होते हैं। जभी भी इस बेसमेंट जो से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें कभी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब पता है क्या हो गया? बेस है ये, ठीक है? इसके ऊपर ही सारे सेल्स टिके हुए हैं। अभी तो क्योंकि आपको देखो यहाँ पे एक सेल दिख रहा है ना, ठीक है? लेकिन आगे जाके तो कितने सारे सेल्स आने वाले हैं, देखो कितनी मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है? कोई तो एक सपोर्ट चाहिए ना, ठीक है? अच्छा आप खुद सोचो कि किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है देखो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे दिख रही है? सीधी दिख रही है, ठीक है? स्ट्रेट और इसकी वेवी सी दिख रही है। ये नीचे देख रहे हो आप? इसकी वेवी दिख रही है, ठीक है? इसकी भी वेवी दिख रही है। उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन द सेल लोड, ठीक है? अब सिंपल वाले हैं जैसे ये है, ठीक है? एक ही तो सेल है एक ही तो सेल है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है? तो ये कभी भी वेवी नहीं बनेगा, है ना? अ, हैंड किसने कभी भी एक सेल अब एक ही सेल है तो मेम्ब्रेन पे ज़्यादा वज़न नहीं है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है कि इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेट रहेगी, ठीक है ना? लेकिन अब वही बात है, अब मेरा हाथ है, इससे जितना मैं इस पे वेट बियर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा अगर मैंने वेट रख दिया तो मेरा हाथ ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है? तो सेम चीज़ है कि यहाँ पे जब आपने एक्सेस में सॉरी यहाँ पे जब आपने एक्सेस में लोड डाल दिया ना, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है? तो ये वेवी हो जाती हैं, ठीक है? तो ये हिस्टो का सबसे पहला कांसेप्ट था कि जहाँ पे भी सेल लोड ज़्यादा होगा ना, वहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जहाँ पे सेल लोड कम होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन स्ट्रेट होगी, जहाँ पे भी सेल्स का नंबर ज़्यादा है, ठीक है ये? तो वहाँ पे वेवी हो जाएगी, है ना? अब ये देख रहे हो स्क्वैमस की शेप क्या होती है? देखो इनमें सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? एफएफ याद रखना, फ्लैट सेल और फ्लैट न्यूक्लियस, ठीक है? जैसी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, उसी की तरह बेसमेंट मेम्ब्रेन भी फ्लैट है और सेल्स की शेप भी कैसी फ्लैट है। इन्होंने थोड़ी-सी गलत बना रखी है, ऐसी होती है सेल की शेप, ठीक है ना? बिल्कुल फ्लैट तरीके का सेल है ये, ठीक है? कैसे? इस तरीके से, ये एक फ्लैट सेल है, ठीक है? और इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है, वो भी फ्लैट न्यूक्लियस है, ठीक है? तो आप इसको कभी भी पहचानोगे कैसे? जब आपके पास स्लाइड पड़ी होगी हिस्टो की, तो वो तो नहीं कह रही होगी ना कि मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन हूँ और मैं
स्क्वैमस सेल हूँ, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कौन सा स्क्वैमस सेल है। तो कुछ नहीं, आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन ना हमेशा देखो, इस इन्होंने क्यों यहाँ डार्क कलर की बनाई हुई है बेसमेंट मेम्ब्रेन एज़ कम्पेयर टू कलर ऑफ सेल। ये डार्क पिंक है और ये लाइट पिंक है सेल का साइटोप्लाज़्म, ठीक है? बेसमेंट मेम्ब्रेन डार्क पिंक है। तो क्यों? क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है डार्कली दिख जाती है। तो आपको किसी भी डार्क स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना, कोई फ्लैट न्यूक्लियस दिख रहा हो, ब्लू कलर का कोई डॉट है ना, वो फ्लैट दिख रहा हो, तो आप पहचान लेना कि ये स्क्वैमस टाइप का सेल है। क्योंकि देखो सेल की जो ये वाली लाइनिंग जो देख रहे हो ना, ऊपर की लाइनिंग, सॉरी, थोड़ा-सा इसमें एनोटेशन प्रॉब्लम आती है ना? ये जो आप सेल की ऊपर की लाइनिंग देख रहे हो ना, ये तो कितनी माइल्डली कलर्ड है कि ऐसा आप कभी ये भी नहीं पहचान सकते कि ये 2 अलग-अलग सेल हैं कि सेम है, ठीक है? आप बस ऐसे ही पहचान सकते हो कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसपे एक फ्लैट न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। दैट मीन्स वो पक्का किसका होगा हमारा? स्क्वैमस एपिथेलियम का होगा, ठीक है ना? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का। उसके बाद में आप आ जाओ सेकंड जो क्यूबॉइडल वाले हैं। क्यूबॉइडल वाले ना उनकी शेप भी क्यूबॉइडल सी है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना? स्क्वायर मत बना देना, थोड़ा-सा स्क्वायर और थोड़ा-सा टिल्ट कर देना। इस तरीके से होते हैं हमारे क्यूबॉइडल वाले, ठीक है ना? और इनकी सबसे बड़ी ख़ास बात पता है क्या है? ये ना अलग ही चमकते हैं, क्योंकि इनका न्यूक्लियस इतना ज़्यादा डार्क होता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? इनका न्यूक्लियस एक्सेस में डार्क होता है, ठीक है? ये वाले भी इवन आप देख रहे होंगे ना, ठीक है? ये देखो, इनका जो न्यूक्लियस है, एक तो राउंड हो सकता है या फिर ओवल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, राउंड या ओवल, ठीक है? सेल की शेप हमेशा यही रहेगी, ठीक है ना? और आप इनको कोलमनर सेल से छोटा बनाओगे, वरना आप इनको लंबा कर दोगे ना, तो ये कोलमनर सेल जैसे दिखने लग जाएँगे। समझ में आई बात? ठीक है? तो स्क्वैमस क्या था हमारा? फ्लैट बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक फ्लैट सेल और उसपे एक फ्लैट न्यूक्लियर, ठीक है? क्यूबॉइडल कैसा था हमारा? फ्लैट बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आपको अच्छा इसका न्यूक्लियर कैसा चमकेगा? अगर आपके सामने स्क्वैमस पड़ा हुआ है, ठीक है? और दूसरा सेल क्यूबॉइडल है, तो कैसे पहचानोगे? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के जैसा था, यानी कि फ्लैट था, ठीक है? और दूसरे का न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डार्क था, ठीक है? इस तरीके से। तो आप पहचान जाओगे क्यूबॉइडल सेल है, इसकी शेप याद रखना, ये शेप होती है इसकी, ठीक है? उसके बाद में तीसरे हैं कोलमनार, जो इन्होंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत बनाए हुए हैं, इतने छोटे कभी भी कोलमनार नहीं होते। मैं आगे की स्लाइड्स में आपको दिखाऊँगा, ठीक है ना? तो कोलमनार की शेप अलग होती है। चलो हम आगे स्लाइड्स ही देख लेते हैं, ठीक है? इतना टाइम हम यहाँ लगा रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोलमनार की शेप बस मैं बता देता हूँ पहले यहाँ पे, किसी की वॉइस ऑन है शायद, ठीक है ना? कोलमनार कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल से ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है? एक तरीके से समझ लो जैसे स्क्वैमस वाले फ्लैट है ना, तो ये वाले बस लॉन्गिट्यूडिनल हैं, वही है, ठीक है ना? स्क्वैमस वाले फ्लैट हैं, ये वाले लॉन्गिट्यूडिनल है। तो इनमें क्या है, एलएल याद रखना है, लॉन्गिट्यूडिनल सेल और लॉन्गिट्यूडिनल न्यूक्लियस। इनका भी न्यूक्लियस फ्लैट है, लेकिन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के से फ्लैट नहीं है। अगर अब आप 3 सेल्स आपके सामने हैं, ये स्क्वैमस हो गया, जिसका न्यूक्लियस फ्लैट है, ठीक है? ये क्यूबॉइडल हो गया, जिसका न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा डार्क है, ठीक है? और तीसरा आपका कौन-सा हो गया? कोलमनार हो गया, जिसका न्यूक्लियस आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऑपोजिट लॉन्गिट्यूडिनल है ना? है ना? इस तरीके से आप 3 सेल्स पहचानोगे। प्लीज़ माइंड माय वर्ड्स, जिसको ये 3 सेल बनाने आते हैं ना, उसको हिस्टोलॉजी बहुत अच्छे से आ जाती है, ठीक है? और हम लोग हमेशा क्या मिस्टेक करते हैं, इन्हीं की शेप्स में मिस्टेक करते हैं। ये 3 बेसिक सेल्स की शेप सीख गए ना, अब बस इक्के-दुक्के सेल्स हैं जो हमें आगे अलग-अलग शेप सीखनी है और कहाँ पे क्या भरना होता है ये सीखना है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैं इन सबको ना एक साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? इस पे अभी छोड़ो, ठीक है? दूसरी फिर आप इनकी लोकेशन याद रखना कि कौन से सेल्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है ना? सभी को पिक्चर क्लियर है क्या? थोड़ी-सी ब्लर होगी आई अंडरस्टैंड, बट अगर आप ज़ूम करके देख सकते हो तो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना लेबल हुए, ठीक है? तो ये देखो सिंपल सी वही चीज़ थी ना, इन्होंने भी इवन थोड़ा-सा ढंग से नहीं बना रखा, ठीक है? वही फ्लैट सेल है, ये आपको क्या दिख रही है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है ना? बेसमेंट मेम्ब्रेन भी फ्लैट होती है और इसमें न्यूक्लियस भी कैसा होता है? फ्लैट होता है, ठीक है? ये हो गया आपका स्क्वैमस टाइप का सेल, है ना? ये सब पीछे कुछ और सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है? ये नीचे एपिथेलियम के नीचे ना मोस्टली हर जगह किसी भी ऑर्गन में कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ठीक है? उसके जगह-जगह अलग-अलग नाम है, ठीक है? वो हम करेंगे। अब आपको लेबलिंग क्या करनी है? एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन लेबल करनी है, दूसरा फ्लैट सेल लेबल करना है और तीसरा फ्लैट न्यूक्लियर लेबल करना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ये एक एग्जांपल दे रखा है मेसोथेलियम का, सभी ने पेरिटोनियम एब्डोमेन में पढ़ा होगा कि पेरिटोनियम में कवरिंग है, पेरिटोनियम, टोन हमारा जो पेट है, ठीक है? टोनियम को कवर करने वाला पेरिटोनियम है, ठीक है ना? तो पेरी मीन्स क्या होता है? आउटर कवरिंग, है ना? तो पेरिटोनियम या जिसको मेसोथेलियम भी बोलते हैं, पेरिटोनियम में भी क्या होता है? ये स्क्वैमस सेल्स होते हैं और नीचे ये जो देख रहे हो ना आप सारा का सारा ये कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। हमको ये कनेक्टिव टिश्यू बनाना भी सीखना है, ठीक है? कि ये किसको क्या बनाते हैं, क्या लेबल करते हैं, कहाँ क्या यूज़ होगा, कौन-सा कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है? इस तो अपने आप क्लियर हो जाएगी। अब बेसिक सी चीज़ क्या थी? एक फ्लैट सेल है,
ये फ्लैट सेल है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इस पे कैसा हमारा फ्लैट न्यूक्लियस। इसको ड्रॉ कर लेना, लगेगा आपको कि बच्चों वाले काम है, बट फिर है ना बाद में वो परेशान होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये सिंपल सिंपल सी चीज़ है। ये कहाँ होते हैं हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए ना उसके लिए तो। ठीक है ना? अच्छा, अब आप पहचानोगे कैसे? ठीक है, साथ-साथ स्लाइड्स देखते जाना, पहचानोगे कैसे इसको? ठीक है, ये देख रहे हो, अब आपको ये ना स्लाइड्स में हमेशा यही होता है, इतने सारे मीम्स पड़े होंगे हिस्टोलॉजी पे, ठीक है? कि मेरे को सिर्फ पिंक कलर दिखाई देता है हिस्टो में, ठीक है ना? एक्चुअली पिंक कलर नहीं देखना, आप पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन को ट्रेस करने की कोशिश करो ना, कहाँ पे है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना? ये देख रहे हो? ये सारी की सारी जो डार्क लाइन आपको दिख रही है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है? क्योंकि किसी भी लाइट स्ट्रक्चर के नीचे जो डार्क चीज़ आप देख रहे हो, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ही है, ठीक है? मैं यहाँ तक ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये वाली लाइन, सॉरी, वो गलत ड्रॉ हो गया इधर, ठीक है? मैं इरेज़र से इरेज़ कर देता हूँ, ये नहीं है। 1 सेकंड ना प्लीज़। ठीक है? तो ये देख रहे हो ना आप, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के, मैंने बताया ना बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ही फ्लैट न्यूक्लियस है, तो इसी ट्रिक से बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ फ्लैट न्यूक्लियस है। सॉरी, सॉरी, बहुत गंदा बना दिया। बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ फ्लैट न्यूक्लियस है, तो आपने पहचान लिया ये कौन-सा टाइप का सेल था? स्क्वैमस सेल का, क्योंकि देखो ना आपको सेल कभी भी उठ के नहीं कहेगा, सेल कभी भी उठ के नहीं कहेगा कि देखो मैं सेल हूँ, ऐसे नहीं बताएगा वो, ठीक है? आपको ढूँढना पड़ेगा कि सेल कहाँ दिख रहा है, ठीक है? तो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है हिस्टो में प्रोसीड करने की, कि आपको सेल्स है ना, सेल्स के न्यूक्लियस के हिसाब से पहचानने होता है, ठीक है? उसके बाद में दूसरा देख रहे हो क्यूबॉइडल सेल है, इसकी भी शेप हमने डिस्कस करी थी कैसी होती है। क्यूबॉइडल डिस्कस ना, उसके बाद थायरॉइड भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि थायरॉइड में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, देख रहे हो? कैसे क्यूबॉइडल शेप है इन सेल्स की, ठीक है? और न्यूक्लियस इनका सबसे ज़्यादा इन तीनों में से क्यूबॉइडल, कोलमनार और स्क्वैमस में से सबसे बड़ा न्यूक्लियस और ओवल या राउंड न्यूक्लियस इन्हीं का होता है। अगर कुछ भी ऐसा आपको दिखे ना, तो आपका क्या हो जाएगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगा, ठीक है? यू कैन सी हियर आल्सो इन द थायरॉइड ग्लैंड में फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है? फॉलिकल्स का मतलब है थायरॉइड फॉलिकल्स एक तरीके से थायरॉइड के अंदर ग्लैंड्स ही हैं, ठीक है? ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, तो थायरॉइड भी एक ग्लैंड है, तो ग्लैंड के अंदर तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स फॉलिकल्स ही होते हैं, ठीक है? तो थायरॉइड के अंदर फॉलिकल्स, हम थायरॉइड की हिस्ट्री यहीं खत्म कर लेंगे। ये देख रहे हो थायरॉइड के अंदर एक फॉलिकल दिखा रखा है, ऐसे ही बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है? तो इनमें हम क्या इनमें क्या होगा, कौन से सेल्स होंगे? क्यूबॉइडल सेल्स कहीं भी होते हैं ना, वो सेक्रीटरी फंक्शन के लिए होते हैं। थायरॉइड में क्या सेक्रीट होता है हमारा? T3, T4 हार्मोन सेक्रीट होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्यूबॉइडल सेल्स बना देना, और उनका जो न्यूक्लियस है वो मैंने बताया ही था, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये वाली, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको कैसा बनाना है वो आपको पता है, ठीक है? और फॉलिकल्स के अंदर इन्होंने लाइट पिंक सा क्या फिल किया हुआ है सारा का सारा? आप बताओ खुद, ठीक है? सेक्रीशंस ऑफ थायरॉइड, आप यहाँ पे हिस्टो में तो लिखोगे सेक्रीशंस ऑफ थायरॉइड, वैसे आपसे कोई फिज़िक्स में पूछ ले तो फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? T3 और T4 हार्मोन सेक्रीट होते हैं, ठीक है? मैं थायरॉइड की हिस्टो यहीं करा देता हूँ। इसके अलावा जितना भी है ना, ये सारा थायरॉइड में कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी सिखा दूँगा, तो उसके बाद आप थायरॉइड की हिस्टो खुद देखोगे, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? ये सारे में क फॉलिकल्स के आस-पास जितना भी स्पेस है, फॉलिकल्स के बाहर जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? पैरा फॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है? तो पैरा फॉलिक्यूलर स्पेस में एक और टाइप के सेल्स रहते हैं, क्योंकि थायरॉइड सिर्फ एक ही हार्मोन सेक्रीट नहीं, 2 हार्मोन नहीं सेक्रीट करता, वो कैल्सिटोनिन भी सेक्रीट करता है। वो कैल्सिटोनिन कहाँ से निकलता है? सी सेल्स से, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है ना? तो ये वाले सेल्स आप ट्रेस कर पा रहे हो थायरॉइड के अंदर? ये नॉर्मल सेल के शेप की तरह है, जो आज आप आज तक बनाते आए हो, एक गोल सेल और उसके बीच में डॉट, ठीक है? ये कौन से हो जाएँगे हमारे? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। तो हमारी थायरॉइड की हिस्टोलॉजी यहीं कंप्लीट होगी। पेपर में इतना ही लिख के आना है। मैं थायरॉइड की हिस्टो में एक खास बात बता देता हूँ, जो बुक्स में नहीं लिखी हुई है, लेकिन रिसेंटली ऐड हुई है, और उससे आप मार्क्स गेन कर सकते हो। 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, थायरॉइड के हिस्टो में। एक तो आप जो ये देख रहे हो ना थायरॉइड, ये नॉर्मल सेक्रीटरी फेज़ का, या फिर सेक्रीटरी फेज़ को क्या बोलते हैं? एक्टिव फेज़ की थायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है? नॉर्मल एक्टिव फेज़ की थायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है ना? लेकिन जब इनएक्टिव फेज़ में होगी, ठीक है? इनएक्टिव फेज़ में अगर थायरॉइड ग्लैंड है ना, तो इसके जो फॉलिकल्स के एपिथेलियम है, उनकी शेप चेंज्ड रहती है, ठीक है? जो इनएक्टिव थायरॉइड ग्लैंड है, उसके जो फॉलिकल्स है ना, उनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं रहता, उनमें कौन-सा हो जाता है? स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम कभी भी कोई सेक्रीशन नहीं कर सकता। स्क्वैमस एपिथेलियम सेक्रीशन के लिए होता ही नहीं है, अभी मैं आपको फंक्शन में समझाऊँगा, ठीक है ना? तो वो आप क्या लेबल करोगे इसको? ये स्क्वैमस एपिथेलियम आप बना दोगे। समझ में आई बात? ठीक है ना?
और तीन ही तरीके के सेल हैं, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस और कोलमनार, ठीक है। तो तीसरा मैं बताऊंगा तो उसमें कोलमनार ही आएगा, अच्छा मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन कौन से फेज में? अब एक्टिव और इनएक्टिव के अलावा एक और फेज भी होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिव फेज, ठीक है। हाइपर एक्टिव फेज का मतलब पता है क्या होता है? कभी कभार जैसे गॉइटर वगैरह के केस में होता है, ठीक ठीक है, किसी को हाइपर थायरॉइडिज्म या गॉइटर वगैरह हो गया तो उसमें तो एक्सेस ऑफ सेक्रीशन हो रही है ना हार्मोन्स की, ठीक है। तो थायराइड नॉर्मल से भी ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल से भी ज्यादा सेक्रीशन करवाने की जो कैपेबिलिटी है वो कौन रखता है? हमारे कोलमनार सेल्स रखते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो थायराइड की हिस्टो सबको क्लियर होगी। अब इसको कैसे बनाओगे? हाइपर एक्टिव स्टेज के डायग्राम को कैसे बनाओगे? आपने एक फॉलिकल बनाया, उसके ऊपर आप कोलमनार सेल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे। समझ में आई बात? इनको चिपका के ड्रॉ करते हैं, एनोटेशन में थोड़ी चिपकाने में इनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। और इनका न्यूक्लियस बना दोगे आप, ठीक है। क्लियर है ये चीज आपको? है ना। कोलमनार की शेप कैसी थी? बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऑपोजिट लॉन्गिट्यूडनल में इसका न्यूक्लियस था। इसका भी न्यूक्लियस फ्लैट है, लेकिन ऐसे नहीं लेटा हुआ, सीधा है, ठीक है ना। थायराइड की हिस्टोलॉजी हमने यही खत्म कर ली, क्योंकि अब मैं आपको देखो डायग्राम दिखाता हूँ इसके थायराइड की हिस्टो के, ठीक है। क्यूबॉइडल के लिए भी आपको थायराइड का डायग्राम देखो, फिर से वही थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी है, फटाफट से स्क्रीन पे देखना। फॉलिकुलर सेल्स आप देख रहे हो, इन्हीं को क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी बोला जाता है, ठीक है। पैराफॉलिकुलर सेल्स मैंने बता दिए थे, एक सेकंड। ये सेल देख रहे हो, ये वाले जो है यहाँ पे, ठीक है। फॉलिकल्स के बीच में पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है ना। उसके अलावा ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स रहेंगी। उसके अलावा जो चीजें बनी हुई हैं वो मैं भी कनेक्टिव टिश्यू में बता दूंगा, ठीक है ना। और ये जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं हर जगह, जो छोटी वाली है वो आर्टरी है, बड़ी वाली वेन दिखा रखी है इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा बस, ठीक है, बाकी चीज हम बाद में कर लेंगे। हर एक ग्लैंड का कैप्सूल होता है, तो ये जो इतना सारा बीच में, अगर कनेक्टिव टिश्यू आपको कहीं पे भी रेगुलरली कनेक्टेड दिखने लगे ना इस तरीके से, सॉरी मैं दिखाता हूँ, एनोटेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कभी इसके बीच में, कभी इनके बीच में, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, नीचे तक, ठीक है। इतना जो एरिया है ये पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू का ही है, ठीक है ना। तो ये होता है ग्लैंड्स के कैप्सूल होते हैं, हर ग्लैंड का एक कैप्सूल होता है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लिखने में प्रॉब्लम होती है, लैपटॉप में एनोटेशन, ठीक है। कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड की हिस्टोलॉजी हमने खत्म कर ली क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ ही। स्मार्ट स्टडी यही होती है, ठीक है। अब आप डायग्राम देख लो, आपको थायराइड का भी डायग्राम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम का भी क्लियर हो जाएगा। ये अच्छा ये बताओ, ये मैंने बोला था ना, ये आप फॉलिकल्स को पहचान पा रहे हो? ये है फॉलिकल्स, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को ट्रेस करना स्टार्ट करो। मुझे तो मैं तो इवन ना न्यूक्लियस से ही बेसमेंट मेम्ब्रेन को ट्रेस करता हूँ। लोग पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन ढूंढते हैं, मैं पहले न्यूक्लियस देखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ उसके नीचे आसपास कहीं कोई डार्क स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा, तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये देख रहे हो, मोटा न्यूक्लियस है, ज्यादा मोटा न्यूक्लियस है। तो ऐसा हमेशा किसका होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक फॉलिकल हो गया, ठीक है। अब ये फॉलिकल हो गया, तो इसके अंदर फॉलिकल के अंदर ये भरा हुआ क्या है? वही सेक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, यानी कि जो हार्मोनल सेक्रीशन थी, ठीक है। उसके अलावा किडनी में भी देख सकते हो, किडनी में जो हमारे पीसीटी और डीसीटी नहीं होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, वो भी ऐसे ही होते हैं। कोई भी हमारी डक्ट, ठीक है, जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में सेक्रीशन करने वाली है, जैसे बाइल डक्ट बाइल सेक्रीट करती है, ठीक है, ऐसे ही हमारी जो किडनीज है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल, वो भी सेक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, H+ यूरिया वगैरह इन सब की, ठीक है। तो उनमें भी यही चीज है, ये एक पीसीटी है, ठीक है। ये देखो, मेरे को मैं न्यूक्लियस को पहले देखता हूँ, उसके बाद नीचे देखता हूँ कि कौन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है ना। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सॉरी ये मैंने ज्यादा ही वो बना दी। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम आइडेंटिफाई हो रहा है, और ये सेल्स की आउटलाइन है, ठीक है। तो ये बीच में जो ये सारा क्या है? ल्यूमन है। ये जो पूरा व्हाइट व्हाइट एरिया ल्यूमन है, ल्यूमन में कुछ पिंक पिंक सा पड़ा है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पिंक पिंक से कोई सेक्रीशन पड़ी होगी तो क्या होगी? अपना यूरिन ही होगा, ठीक है। तो किडनी की मैंने एक तरीके से आपको आधी हिस्टोलॉजी बता दी है। डीसीटी भी ऐसा ही दिखता है, पीसीटी भी ऐसा ही दिखता है। अब किडनी में सिर्फ एक चीज रह रही है जो हम किडनी में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे दो, एक तरीके से दो टिश्यूज कंप्लीट हो चुके हैं इसके साथ ही, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। पैराफॉलिकुलर सेल्स को आप ट्रेस कर सकते हो इनके बीच में। दिखाऊं मैं पैराफॉलिकुलर सेल्स भी दिखाऊं क्या इसमें थायराइड में? ठीक है, ये देख रहे हो, ये एक फॉलिकल था पूरा, ठीक है ना। ये वाला दूसरा फॉलिकल है, ये तीसरा हो गया, है ना, और ये चौथा हो गया। इसके बीच में एक ये सेल्स दिख रहा है आपको, पूरे गोल है, और इनके बीच में एक डार्क ब्लू कलर का डॉट है, ठीक है। सेल्स का साइटोप्लाज्म पिंक से बनाते हैं, वो इओसिनोफिलिक होता है, न्यूक्लियस बेसोफिलिक यानी ब्लू होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है ना। ये भी दिख रहे हैं, ये भी आपको
ये भी हमारे क्या हो गए, पैराफॉलिकुलर सेल्स ही हो गए, ठीक है ना, जो फॉलिकल्स के आउटसाइड होते हैं। हिस्टो को ट्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कोलमनार सेल्स, ठीक है। कोलमनार से तो हम बहुत ही सारी चीजें सीखेंगे। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कोलमनार सेल्स की कई वेराइटी होती हैं, ठीक है। एक होती है सीलिएटेड और दूसरी होती है हमारी नॉन सीलिएटेड। एक जिन पे सीलिया है, लेकिन सीलिएटेड से हमारा मतलब सिर्फ सीलिया नहीं होता, सीलिएटेड से भी हमारे कई मतलब हैं। एक जिन पे सीलिया हो, ठीक है ना। सीलिया के अलावा कई बार माइक्रोविलाए हो सकते हैं, जैसे जीआईटी में होते हैं माइक्रोविलाए होते हैं, ठीक है। कई बार फ्लैजिला भी हो सकते हैं, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, ठीक है। फ्लैजिला भी हो सकता है, बहुत रेयरली, ठीक है ना। तो बेसिकली ये किस जगह प्रेजेंट होगा, जहां पे देखो मैंने कोलमनार का बताया था ना, अगर थायराइड की हाइपर एक्टिव स्टेट में कोलमनार था, तो इसका मतलब कोलमनार ऐसी जगह होता है जब सेक्रीशन एक्सेस में होती है। हमारी बॉडी में जीआईटी ही है जहां सेक्रीशन एक्सेस में होती है, तो पूरी जीआईटी में कोलमनार एपिथेलियम है, ठीक है। उसमें से भी जीआईटी के जिन पार्ट्स में आपको मोटिलिटी चाहिए ज्यादा फूड को आगे मूव करवाने के लिए, पेरिस्टालसिस वगैरह के लिए, तो वहां पे माइक्रोविलाई नाम के स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो माइक्रोविलाइज क्या है, इस तरीके से ना, जैसे कोलमनार एपिथेलियम है, ठीक है ना। तो इन पे छोटे छोटे माइक्रोविलाई का मतलब क्या, बहुत छोटे छोटे हैं। सॉरी मैंने बहुत ही बड़ा बना दिया, ऐसे छोटे छोटे हैं, ठीक है। जैसे ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, ठीक है। हमारा जो टूथब्रश होता है, ठीक है, तो जो उसका आगे का पार्ट होता है ब्रिसल्स, जिससे हम ब्रश करते हैं, ठीक है ना, वो जैसा होता है ना, उसी की तरह ऐसे लगता है कि जैसे एक प्लास्टिक हो, मतलब एक टूथब्रश में क्या होता है, पीछे प्लास्टिक होती है और आगे उसके वो थ्रेड से निकले हुए हो, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। जैसे ब्रश के बॉर्डर पे उसके वो निकले हुए होते हैं, ठीक है, वैसे ही ये कोलमनार सेल्स पे अजीब से ब्रश की तरह बाहर ब्रिसल्स टाइप के निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे इनको हम सीलिएटेड में ही मानेंगे, समझ में आई बात, ठीक है ना। सीलिएटेड में माइक्रोविलाई वाला मैंने बताया, ठीक है ना। उसके अलावा जिनमें सीलिया होता है, ठीक है। सीलिया पता है कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेक्रीशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट होगी, क्योंकि सीलिया से मूवमेंट ज्यादा होती है, ये सीलिया होगा, एक या दो सीलिया हो सकते हैं कोलमनार एपिथेलियम पर, ठीक है। तो सीलिया कहाँ पे होते हैं हमारे, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में क्यों चाहिए हमको ये, फैलोपियन ट्यूब की अगर आपको हिस्टोलॉजी पढ़नी है ना, तो सिर्फ इसके अलावा एक ही चीज एक्स्ट्रा उसमें, ठीक है। नीचे कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, और एपिथेलियम में क्या है, फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम है, ठीक है। सीलिएटेड क्यों है, किस चीज की मूवमेंट चाहिए हमें फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अगर आपको फंक्शन पता है ना चीज के, तो आपको इसकी हिस्टोलॉजी याद हो जाएगी कि ये पार्ट यहाँ पे क्यों है, ठीक है। तो वहां पे सीलिया इसलिए चाहिए क्योंकि ओवम की मूवमेंट, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब ओवरी से फिम्बरे के थ्रू रिसीव करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ओवम को, ठीक है। तो उनको फिर यूट्राइन कैविटी तक लेके आना होता है, एंडोमेट्रियम के पास में उसको, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब्स को मोटिलिटी चाहिए, ठीक है। तो सीलिया के थ्रू ही ओवम जो है आगे आगे ऐसे आगे आगे पास आउट होके हमारी जो यूट्राइन कैविटी है ना, उसके अंदर आता है इधर, ठीक है। और इम्प्लांटेशन के लिए आ जाता है, अगर उसको फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये तो मैंने बता ही दिया था कोलमनार एपिथेलियम की शेप, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज है, एपिथेलियम ऑफ स्टमक है, ठीक है। स्टमक में मोटिलिटी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फूड वैसे ही नीचे चला जाता है स्टमक में, ठीक है। स्फिंक्टर जैसे स्टार्ट हो जाते हैं ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर वगैरह, वहां से माइक्रोविला है, सीलिया तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, वहां से माइक्रोविला आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये कौन से टाइप का कोलमनार एपिथेलियम है, नॉन सीलिएटेड टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे जीआईटी में कौन से आ जाएंगे, अभी सीलिएटेड टाइप के आ जाएंगे, वो मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड देखो। ये देख रहे हो, इसमें ध्यान से जूम करना है इस डायग्राम को, कुछ लाइट पिंक कलर की चीजें उठी हुई दिख रही हैं आपको, ठीक है ना। ये कम है तो ये सीलिया है, ठीक है। ज्यादा होते तो माइक्रोविलाए होते, ठीक है। सिंपल कोलमनार एपिथेलियम विद सीलिया, ठीक है। कहाँ पे होता है ये, यूट्राइन ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब। मैंने बताया ना फैलोपियन ट्यूब की हिस्टोलॉजी सिंपल सी है, एक आप एपिथेलियम बना दोगे सीलिएटेड वाला, ठीक है, और उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू भर दोगे, फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट, ठीक है। इतनी सी है इसकी हिस्टोलॉजी। अगर आपको फैलोपियन ट्यूब की हिस्टोलॉजी आती है, तो जो मेल्स में इसका काउंटर पार्ट होता है सेमाइनल वेसिकल, उसकी भी आपको हिस्टोलॉजी आ जाएगी। सेमाइनल वेसिकल में पता है कुछ नहीं होता, बस फैलोपियन ट्यूब में ये जो ब्रांचेस और जो फोल्ड्स है ना एपिथेलियम में, ये ज्यादा है, लेकिन जो सेमाइनल वेसिकल है उसमें ये फोल्ड्स कम है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे इतने सारे आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, वहाँ पे ब्रॉडली होते हैं, ठीक है, मतलब कम ही ये फोल्ड्स दिखते हैं। बाकी सेम चीज आपको ड्रॉ करनी है वहाँ पे, ठीक है। अब इसके डायग्राम पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये भी वही अगेन दिखा रखा है, ये माइक्रोविलाए बहुत सारे दिखा रखे हैं कोलमनार एपिथेलियम के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर बोलेंगे, ठीक है।
और ये लेमाइना प्रोप्रिया वगैरह ये बाद में देखेंगे जब हम इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, कोलमनार आप ध्यान से देख सकते हो किस तरीके से दिख रहे हैं, वही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी हमारी, ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक लॉन्गिट्यूडनल सेल दिख रहा था, तो ये हमारी क्या हो गई, कोलमनार एपिथेलियम हो गई, ठीक है। और नीचे टिश्यूज भरे हुए हैं, अभी मैंने खाली कोलमनार का डायग्राम डाला है, ठीक है, जिस टिश्यू का ये है वो मैं आगे दिखाऊंगा। बाइल डक्ट लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। सेक्रीशन के लिए या तो दो ही है, एक तो क्यूबॉइडल रह सकता है या फिर कोलमनार, तो जैसे बाइल डक्ट में आप देख रहे हो सिंपल कोलमनार एपिथेलियम दिखाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, इस पे आ जाओ अब, ठीक है। ये भी वही दिखा रहा है अगेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कोलमनार सेल्स हैं, ये आपको अच्छे से दिख रहे हैं। अच्छा, ये कोलमनार सेल्स में ये क्या आ गया अब, ये देख रहे हो, ये तो मैंने नहीं पढ़ाई कोई भी ऐसी शेप, ठीक है। और ये सेल्स में एक चीज और है कि आप देख रहे हैं ब्लैंक तो है और बाहर से ओपन है एक तरीके से, देखो यहाँ से बंद नहीं है ये सेल्स, इनका कोई बॉर्डर नहीं है सेल्स का, ये तो डायरेक्टली ओपन है बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये जीआईटी में होते हैं, जीआईटी में ना एपिथीलियम में, ठीक है, एपिथीलियम में एक नए तरीके के सेल्स आने लग जाते हैं जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स। जीआईटी में आपको पता होना, तो पूरी जीआईटी में म्यूकस का एक बैरियर है, समझ में आई बात, म्यूकोजल बैरियर बोलते हैं, जो एक तरीके से जीआईटी को प्रोटेक्ट करता है एचसीएल के अटैक से, ठीक है। तो उसको, उस म्यूकस को सेक्रीट करते हैं गॉबलेट सेल्स, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। पूरी जीआईटी में इनका नंबर अलोंग द जीआईटी बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसा आपने स्टमक में देखा ना, तो स्टमक के एपिथेलियम में कम है, देख रहे हो, कम है गॉबलेट सेल्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंपेयर करो, ठीक है, जहां पे हम और आगे बढ़ते गए, स्टमक के बाद हम डुओडिनम में गए तो थोड़े से और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, जेजुनम में गए तो और बढ़ जाएगी, और इलियम में देखो कितने ज्यादा नंबर में गॉबलेट सेल्स, ये देखो, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर में। और गॉबलेट सेल्स इसीलिए हैं टॉर्चर से बचाने के लिए, ठीक है। जो फूड है ना, जितना जीआईटी में आगे जाता है, तो वो लिक्विड उसमें जूसेस वगैरह तो डाइजेस्ट करने के बाद खत्म हो जाते हैं, तो उतना ही ज्यादा वो रिजिड होता जाता है, जैसे स्टूल पता है आपको बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है, एट द एंड आके, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है जीआईटी के जो एपिथेलियम की वॉल है, इनको डैमेज कर सकती हैं, तो इनके लिए म्यूकोजा खाली एचसीएल से ही प्रोटेक्ट नहीं करता, म्यूकोजल है ना, म्यूकोजा जो है वो एक तरीके से अपना जो उसका वो लिक्विड है ना, म्यूकोजा, म्यूकस जो है लिक्विड है, ठीक है। तो वो जो फूड की टाइटनेस है, टाइटनेस की वजह से हमारी जो लेयर है छिल सकती ठीक है ना, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है, ये याद रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये आ गया हमारा, वही है, अब ये नया है, ठीक है, इसका नाम क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनार, ठीक है। पहली बात तो है कैसे टाइप का एपिथेलियम है, कोलमनार शेप का, ठीक है। दूसरी चीज, ये स्ट्रेटिफाइड तो है लेकिन नकली का, यानी स्यूडो, ठीक है। स्यूडो का मतलब क्या, एक्चुअली ना सेल की, देखो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सेल कितने रखे हुए हैं, ठीक है। तो कोई सेल एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, तो ये लेयर है, ठीक है। अब एक सेल है, अब सेल्स इतने ज्यादा नंबर में है कि एक साथ चिपके हुए हैं, तो कई बार कुछ सेल्स क्या होते हैं वो दिखाई नहीं देते ऐसे, ठीक है ना, और दूसरे सेल्स उनकी जगह दिखने लग जाते हैं, तो है तो ये भी कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है। लेकिन इसका न्यूक्लियस क्या है, प्रॉपरली दिख रहा है ऊपर की तरफ, और इसका न्यूक्लियस क्या है, नीचे की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है, हम तो मैंने बताया ना, हम लोग हमेशा है ना स्लाइड को न्यूक्लियस और ये सब देख के पहचानते हैं, हमें सेल तो उठ के कह नहीं रहा होता कि देखो मैं कोलमनार सेल हूँ, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो हम न्यूक्लियस देख के पहचानते हैं, तो न्यूक्लियस देख के पहचानने से एक चीज हमें देखने में कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार हमें लगता है कि दो लेयर्स हैं, क्योंकि एक ये देख रहे हो ना, जैसे ऐसा लगता है कि दो लेयर्स हैं, एक न्यूक्लियस नीचे और एक ऊपर है, तो ये फॉल्स अपीयरेंस आती है कि जैसे लेयर्स हों, ठीक है, एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल हो, इसकी फॉल्स अपीयरेंस आती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। इसमें सीलिया एडेड है, इसलिए इसको सीलिएटेड भी बोला जाता है, ठीक है। और ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को हम रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रैकिया में होता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ठीक है। जब हम ट्रैकिया पढ़ेंगे ना, अभी मैं ट्रैकिया इसके साथ नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने आपको थायराइड पढ़ा दी थी, ट्रैकिया नहीं पढ़ाऊंगा इसके साथ, ठीक है। क्योंकि जब हम ट्रैकिया पढ़ने के लिए भी हमें दो चीजें और सीखनी है, ठीक है, एक तो हमको कार्टिलेजेस सीखने हैं और दूसरा मसल सीखनी है, उसके बाद में ट्रैकिया, ये देख रहे हो, वैसे ही है नॉर्मल सा, लेकिन है ना ऐसा लग रहा है जैसे एक न्यूक्लियस ऊपर है और एक न्यूक्लियस ऊपर है ना, तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि जैसे दो लेयर हो सेल्स की, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, तो फॉल्स अपीयरेंस आती है सूडो स्ट्रेटिफाइड की, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये देख रहे हो अपीयरेंस, हम अपीयरेंस के बेसिस पे इसका नाम रखा हुआ, ठीक है। सेल एक ही है ये सारे के सारे, ठीक है, एक का न्यूक्लियस यहाँ दिख रहा है, एक का आपको यहाँ दिख रहा है,
एक का आपको यहाँ दिख रहा है, ऐसा लगता है जैसे मल्टीपल, एक तो ये लेयर हो सेल की, ठीक है ना, दूसरी ये वाली लेयर जा रही हो सेल की, ठीक है ना, और तीसरी जो नीचे रखे हुए हैं ये वाले, ठीक है ना, तो हमको फॉल्स अपीयरेंस आती है। कहने का मतलब यही है, और इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप ये चीज देख रहे हो, क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का अगेन वही डायग्राम है, ये ज्यादा अच्छा डायग्राम है। इसमें देख के पता लग रहा है कि एक तो न्यूक्लियस ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी यही चीज दिखा रखी है कि एक न्यूक्लियस ऊपर दिख रहा है और एक न्यूक्लियस नीचे दिख रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आई थिंक सबको समझ आ गया है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी किसी में कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रैटिफाइड वाले पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लेन स्लाइड किस लिए डाली हुई है, अब हम कुछ सीखेंगे उससे। स्ट्रैटिफाइड वालों को बनाने से पहले हमें उनके कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड का मतलब वही है कि जो बेसमेंट, एक मिनट, कि जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, हम उस पर लेयर्स बढ़ जाएंगी सेल्स की। सिंपल वालों में अभी तक एक ही लेयर थी, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड वालों में मल्टीपल लेयर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस हो, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, ठीक है, और वो चाहे कोलमनार हो, ठीक है, उसमें एक कॉमन चीज क्या रहेगी, ये रूल है, इस रूल को अपनी कॉपी में भी लिख लेना, ठीक है, चाहो तो। ये रूल है कि सबके नीचे बेसिक लेयर क्या होगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होगी। समझ में आई बात? सबके नीचे बेसिक लेयर क्या होगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। एक मैं वो डार्क कर देता हूँ, ठीक है। सबके नीचे जो फर्स्ट लेयर है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होगा, ये आपको लर्न करना है। कौन सा होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है ना। इसके बाद में जो सेकंड लेयर है, देखो लेयर्स बढ़ती कैसे हैं, ठीक है ना। जो मेन सेल है ना, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलमनार, ये तो टॉप पे आते हैं, टॉप पे सबसे ऊपर, ठीक है। लेयर्स बढ़ती कैसे हैं, एक सेकंड, लेयर्स बढ़ती कैसे हैं, लेयर्स ऐसे बढ़ती हैं, कुछ लेयर्स बढ़ाने वाले सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल सेल्स, ठीक है, पॉलीगोनल सेल्स, ठीक है ना। लिख लो, यार मुझसे लिखा नहीं जा रहा, पॉलीगोनल सेल्स, ठीक है ना। तो पॉलीगोनल सेल्स क्या है, इनका नाम ही क्या है, पॉलीगोनल है, मतलब लगभग जैसे ये पेंटागन शेप के भी हो सकते हैं, समझ में आई बात, ये सेल्स, और ये हेक्सागन शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीगोनल है, मल्टीपल गोन्स हैं, इनके साइड्स हैं, ठीक है। सेल्स वैसे ही हैं, वो न्यूक्लियस आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिपेंड करता है, 2 to 5 लेयर्स आती हैं इन पॉलीगोनल सेल्स की, ठीक है, 2 to 5 लेयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉलीगोनल सेल्स को हम कैसे बनाएंगे इनके ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत अच्छे से बन रहे हैं, पता नहीं यही सेल्स कैसे इतने अच्छे से बन गए, ठीक है। ये हमारे पॉलीगोनल सेल्स हो गए। ऐसे ही इनकी एक और लेयर बना दो, ये साथ साथ है ना, आप लोग भी करते जाना, मजा आएगा इसको करने में, क्योंकि आगे ये हिस्टो बनानी आनी चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर, अपेंडिक्स, इतनी सारी हिस्टोलॉजी है ना, इसके बिना क्लियर ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैंने देखो ये मल्टीपल लेयर्स बनाने की कोशिश की है यहाँ पे इसकी, ठीक है, थोड़ी सी मेरे से खराब भी हो गई है, ठीक है। इनमें कोई शेप नहीं देखता, बस थोड़ी सी पॉलीगोनल दिखनी चाहिए, ठीक है, सेल। और इनके अंदर इनके न्यूक्लिया है, लेकिन न्यूक्लिया ही है ना सबसे बड़े सिर्फ क्यूबॉइडल एपिथेलियम के होते हैं, तो हमेशा इनका जो न्यूक्लियस है ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से छोटा ही बनाना, ठीक है। तो यही है, हमें ये बेसिक रूल ही नहीं पता होता, इसलिए हमें लगता है हमें डायग्राम रटना है, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसके ऊपर 2 से 3 लेयर पॉलीगोनल सेल्स की, 2 to 5 हो सकती है, मैंने 3 ही बनाई है, ठीक है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सेल है, ठीक है। स्पेशली इस केस में जो ये देख रहे हो आप, स्क्वामस, ठीक है, स्क्वामस के केस में ऊपर से ही डिपेंड होता है कि कौन से टाइप का सेल है, ठीक है। अब अगर ये स्क्वामस है, ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस था, ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड तो हमने बना दिया, अब हमारा सिर्फ बनाना क्या रह रहा है, स्क्वामस बनाना रह रहा है, ठीक है। तो ऊपर स्क्वामस सेल्स बना देते हैं। स्क्वामस सेल्स की शेप कैसी होती है, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे देखें तो फ्लैट सेल और फ्लैट न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे हम फ्लैट सेल्स को थोड़ा सा ऐसे ही बना पाएंगे, यहाँ तो नीचे फर्स्ट लेयर तो हम थोड़ी फ्लैट नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, हम सेकंड लेयर में उनको ढंग से फ्लैट सेल्स दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैट सेल्स हैं और उनका फ्लैट न्यूक्लियस हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, अब इस पूरे टिश्यू का नाम क्या होगा, इस पूरे एपिथेलियम का, जो पूरा बनाया हमने, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है ना, 2 तरीके का होता है, एक होता है केराटिनाइज्ड और एक होता है नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, जिस पर केराटिन होगा तो केराटिनाइज्ड हो जाएगा, केराटिन नहीं होगा नॉन केराटिनाइज्ड। तो ये वाला तो नॉन केराटिनाइज्ड है जो हमने बनाया। इसी के ऊपर अगर हम केराटिन की लेयर्स ऐड कर देंगे ना, सब ये पिंक कलर से बनाना आपको, ठीक है ना। अगर हम इसके ऊपर केराटिन की लेयर्स ऐड कर देंगे, ठीक है, केराटिन एक पिगमेंट है,
तो कोई भी पिगमेंट होता है बॉडी में वो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है जस्ट, ठीक है ना, फैला हुआ होता है। इस तरीके से आप बनाओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्यूडो सॉरी इसका नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, अगर उसमें केराटिन है तो, ठीक है, ये जो ऊपर देख रहे हो आप, है ना। अगर केराटिन नहीं है, इसको मैं गायब कर दूं पूरे को, ठीक है, और सिर्फ ये स्क्वामस सेल और ये जो हमने पहले डायग्राम बनाया था, तो ये हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड वाला, ठीक है ना। ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब आगे जितने भी स्ट्रैटिफाइड सेल्स हैं वो अलग अलग वेराइटी के हैं, तो उनको देखेंगे हम। ये देख रहे हो सबसे पहला, ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, वही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, उसके ऊपर देखो इन्होंने गलत बना रखा है, प्लीज इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है, इस डायग्राम में क्लियर कर लेना, ठीक है, अगर ना याद आए तो एक बार वीडियो देख लेना वापस से, ठीक है। इसमें क्यूबॉइडल ही बनाने आपको हमेशा से, ठीक है, इन्होंने गलत ले, एक्चुअली मेरे जो खुद के बनाए हुए डायग्राम्स थे उनका, तो वो जो बुक है मेरी बुकलेट पूरी, वो हॉस्टल में रह गई है, तो मैंने अभी किसी और के डायग्राम्स उठाए थे, तो इनमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप ठीक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है हमारा, ठीक है, उसके बाद में देख रहे हो 4 to 5 लेयर्स ऑफ पॉलीगोनल सेल्स, ठीक है, 2 to 5 लेयर्स ऑफ पॉलीगोनल सेल्स, उसके बाद में डिपेंड करता है। अब ऊपर ये स्क्वामस वाला है ना, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, तो स्क्वामस सेल्स बनाने लग गए, ठीक है, यहाँ तक इन्होंने इतने सारे स्क्वामस सेल्स बना रखे हैं। आप इन्हें इतनी 8-10 लेयर मत बनाना, सिर्फ 2 से 3 लेयर बना देना स्क्वामस सेल्स की, और आपका जो है वो काम हो जाएगा, ठीक है। ये कौन से टाइप है, नॉन केराटिनाइज्ड है, क्योंकि इस पर आपको कहीं भी ऐसे ऐसे ना ऊपर केराटिन नहीं दिख रहा जाता हुआ, ठीक है, तो ये नॉन केराटिनाइज्ड टाइप का, ठीक है। देखो मैं बताऊं, कभी भी स्ट्रैटिफाइड जो आपके एपिथेलियम है ना, वो आपको ऐसी जगह मिलेंगे जहां पे टॉर्चर ज्यादा होता है, समझ में आई बात, ठीक है। जिस जगह टॉर्चर ज्यादा होता है ना, उसी जगह आपको स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड वाले मिलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इनकी लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट कर सकती हैं टॉर्चर से। अब जैसे कहाँ मिलेगा, ईसोफेगस, हम खाना खाते हैं सबसे पहले सीधे ईसोफेगस में जाता है, तो फूड इरिटेशन करके टॉर्चर कर सकता है, तो फूड टॉर्चर भी करेगा ना, तो सिर्फ अपर लेयर्स को करेगा, नीचे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो मेन लेयर्स हैं और जो उसके नीचे ईसोफेगस का मेन टिश्यू है, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन के होते हैं सारे के सारे, ईसोफेगस में रहेगा, ठीक है, वेजाइना में रहेगा, वेजाइना में क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स है, ठीक है, तो पेनिस के टॉर्चर की वजह से वेजाइना डैमेज हो सकती है, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, मल्टीपल लेयर्स हैं, तो वहां पे प्रेजेंट होगा। उसके अलावा कहाँ हो सकता है, टंग, सबसे पहले तो टंग पे ही आता है ना फूड, तो यहीं पे टॉर्चर होता है चीजों का, तो टंग पे भी यही रहेगा, ठीक है। टंग के पीछे एक ऐसी चीज है जो आधी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है और आधी टंग से कनेक्टेड है, ठीक है। वो क्या है, आपने पढ़ा होगा, एपिग्लॉटिस नाम की चीज होती है, टंग के पीछे एक फ्लैप होता है, ये हमारी टंग है, उसके पीछे एक फ्लैप होता है, जो खाना जाने पे हमारा जो विंड पाइप है उसको ढक लेता है, जिससे कि विंड पाइप यानी कि हमारे ट्रैकिया में खाना ना जाए, और उससे नेक्स्ट जो ट्यूब है ट्रैकिया से नेक्स्ट ईसोफेगस में चला जाए, ठीक है। तो आधा तो ये ट्रैकिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब ट्रैकिया से इसका रिलेशन है आधा, ठीक है, और आधा इसका रिलेशन किससे है, हमारा एपिग्लॉटिस का टंग से, ठीक है। तो इसमें ना डुअल एपिथेलियम मिलता है, पता है कैसे, जितना पार्ट इसका टंग से जुड़ा हुआ ना, तो उसमें टंग की तरह इसमें क्या मिलता है, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम मिलता है, ठीक है, आधे हिस्से में, यहाँ तक नॉन केराटिनाइज की मोटी सी लेयर मिलेगी, ठीक है। और जो रेस्पिरेटरी पार्ट है, अभी मैंने आपको बताया था ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा एपिथेलियम होता है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, उसका एक लंबा चौड़ा नाम था, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो एपिथेलियम होता है, तो यहाँ पे आपको कैसे मिलेंगे, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड टाइप के सेल्स मिलेंगे, समझ में आई बात, ठीक है, एपिग्लॉटिस में। तो एपिग्लॉटिस की जब आप पढ़ोगे ना हिस्टो, तो वो भी यही आएगा, मैंने आज ही की स्लाइड में डाल दिया ताकि आपको ईजी हो जाए याद करने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये देख रहे हो, ईसोफेगस यहाँ दिखा भी रखा है, ये ईसोफेगस का अपना टिश्यू है, जो भी है इसका हम बाद में जिक्र करेंगे, अभी फिलहाल वही है, स्क्वामस सेल्स हैं, पॉलीगोनल सेल है, कोलमनार सेल है, तो टोटल मिला, कोलमनार नहीं क्यूबॉइडल है, इसको करेक्ट कर लेना, क्यूबॉइडल है, ठीक है। इनको मिला के बना नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। इस लेयर को आप यहाँ भी ट्रेस कर सकते हो, देखो इन्होंने कोलमनार कह कैसे दिया, ठीक है ना, इतने मोटे मोटे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इतने कभी कोलमनार के दिख ही नहीं सकते, 40x है वैसे तो, ठीक है ना, फिर भी नहीं दिख सकते, तो ये आपके क्या हो जाएंगे सारे के सारे, ये क्यूबॉइडल लेयर है, उसके बाद में इतनी जो है पॉलीगोनल सेल की लेयर है, और ऊपर आप देख रहे हो कितने अच्छे से यहाँ पे फ्लैट सेल्स दिखने लग रहे हैं आपको, ठीक है, ये देख रहे हो कितने बढ़िया तरीके से एक फ्लैट सेल दिख रहा, और उसका ये न्यूक्लियस दिख रहा, ठीक है ना, ये हो गया आपके स्क्वामस सेल्स, ठीक है। तो ये टोटली क्या हो गया, नॉन केराटिनाइज्ड। इसके ऊपर ना केराटिन की लेयर जब आने लग जाएगी ना नेक्स्ट डायग्राम में, तो वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, केराटिनाइज्ड बोलेंगे, ठीक है।
अब ये देखो जरा, ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, लेकिन कौन से वाला, केराटिनाइज्ड वाला। बताऊं क्यों, मुझे ना ये जो फ्लैट सेल्स थे जिनके ये फ्लैट न्यूक्लियस दिख रहे हैं यानी स्क्वैमस सेल्स हमारे, ठीक है, मुझे इस इनकी लेयर्स के बाद भी एक ऐसी लेयर दिखी जिसमें कुछ पिगमेंट सा रन कर रहा है, ठीक है, और वो पिगमेंट क्या था, केराटिन पिगमेंट, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना पिगमेंट सा ट्रेवल होता है, इसको ना पेंसिल को जैसा अपन मोड़ते नहीं शेड करने के लिए, ठीक है, उसकी उसकी जो निप उसके टिप से नहीं करते, पेंसिल का जो ये सरफेस होता है इधर वाला, उससे हम शेड देते हैं, हमेशा वैसे बनाना, थोड़े से पिगमेंटेड सा होता है, ठीक है। तो ये लेयर्स जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना, मैं बताऊँ कैसे, जैसे ही इतना थोड़ा डार्क करके बनाना, ठीक है। अब ये तो क्लियर है, यहाँ पे इसका डायग्राम भी क्लियर है, ठीक है। स्क्वामस सेल्स हैं, इनके ऊपर इसमें नहीं बना रखा है एक्चुअली, मैंने ना मेरे को डायग्राम ही नहीं मिला हैंडमेड इसका कोई, ठीक है। तो इसमें केराटिन की लेयर ऊपर बना देना, वही पिछला डायग्राम है नॉन केराटिनाइज वाला, इसमें आप ऊपर केराटिन बना दोगे, केराटिनाइज हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्टली पता है कहाँ पे होता है, अब आपको देखो इससे आप आइडिया लगाओ ये कहाँ पे हो सकता है केराटिनाइज, ठीक है। हमारी बॉडी में पिगमेंट कहाँ होता है, हमारी स्किन का कलर, स्किन इज पिगमेंटेड, ठीक है ना। मेलानोसाइट्स भी लिख रहा है, उससे भी हिंट मिल ही गई है, ठीक है। तो ये मोस्टली कहाँ है, स्किन के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है ये वाला टाइप का, मतलब एपिडर्मिस जो है इसको टोटली रिजेंबल करता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम को, ठीक है, वहां पे देख सकते हैं। और इसका भी अगेन वही है, स्किन प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए इन्वॉल्व है, तो कोई भी जो मल्टीपल लेयर के सेल्स हैं स्ट्रैटिफाइड है वो सारे प्रोटेक्टिव लेयर के, स्किन भी तो प्रोटेक्शन करती है ना एक्सटर्नल एजेंट से हमारी, ठीक है। तो वही है, हिस्टो में ना फिजियो और एनाटमी दोनों चाहिए, ठीक है, फंक्शन क्या है उस टिश्यू का, और उसको हमने आज तक जो हमें पता है उसके बारे में वो क्या है। देखो दिक्कत ऐसी आती है कि एग्जाम में ना स्लाइड में ऐसा दिखता है आपको, ठीक है, आपकी प्रोसीडिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपको कभी भी इतनी मोटी लेयर दिख रही है ना, तो आप पहले तो यही सस्पेक्ट करना कि ये कोई स्ट्रैटिफाइड टाइप का हो सकता है। अब उसमें भी आपको केराटिन दिखने लग गया तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना मेरे हिसाब से, तो केराटिनाइज्ड हो गया। ये वैसे ना सेकंड ईयर का डायग्राम है आपका, सेकंड ईयर में एक डर्मोइड सिस्ट नाम की डिसीज है। डर्मोइड सिस्ट क्या होती है, उसमें जो तीनों हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स होती है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, ये तीनों की तीनों मिलके ना एक्सेस में प्रोलिफरेट होने लग जाती है, वो एक तरीके का कैंसर है, उसको हम डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। उसका दूसरा नाम है टेराटोमा, टेराटो मीन्स एम्ब्रियो, ठीक है। तो जो टेराटोमा का मतलब क्या है, जो एम्ब्रियोजेनिक लेयर्स का ट्यूमर है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी बन जाता है कहीं पे भी, ठीक है, मतलब ओवरी के अंदर दांत बन जाते हैं, हेयर्स बन जाते हैं, ठीक है, ऐसी तो ये उसी का मैंने डायग्राम उठाया है, ठीक है। क्या दिख रहा है, इतना मोटी लेयर दिख रही है तो पक्का स्ट्रैटिफाइड है, केराटिन दिख गया तो अब तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, अब चाहे आपको सेल्स भी ना दिख रहे हो आप अपने आप समझ जाना है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, ठीक है। ये हमारी प्रोसीडिंग्स है, और इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया करो ये जो दिखती है कनेक्टिव टिश्यू वगैरह। नीचे भी कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू सीखेंगे कहाँ पे क्या भरना है, ठीक है, वो आगे करेंगे अभी। इसके बाद आ जाओ, देखो ये सिंपल सी है, जो क्यूबॉइडल और कोलमनार की स्ट्रैटिफाइड है इनमें ज्यादा लेयर्स नहीं होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके फंक्शंस हाइपर सेक्रेटरी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइडल है तो मैंने वही बताया ना, हर स्ट्रैटिफाइड में बेसिक लेयर तो क्यूबॉइडल होगी, चाहे वो स्क्वामस का हो और स्ट्रैटिफाइड हो, चाहे वो कोलमनार को स्ट्रैटिफाइड हो, चाहे वो क्यूबॉइडल का स्ट्रैटिफाइड हो, ठीक है। क्यूबॉइडल के ऊपर क्यूबॉइडल आ जाएगी तो ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम देखते हैं स्वेट ग्लैंड्स में, हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती है ना, स्वेट भी एक्सेस में सेक्रीट होता है बॉडी में से जब होता है, ठीक है, तो हाइपर सेक्रेटरी एरियाज में आपको ये मिलेंगे इस टाइप का, ठीक है। तो हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स है ना, आप अच्छे से देख सकते हो डुअल लेयर्स हैं, एक न्यूक्लियस की लेयर दिख रही है, उसके बाद में दूसरी दिख रही है, ठीक है। तो ये स्वेट ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन है। अब ये स्वेट ग्लैंड कहाँ पे होती है, ये किस चीज का डायग्राम है, किस टिश्यू का डायग्राम है, आप खुद बताओ। ये स्किन का डायग्राम है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड स्किन में ही प्रेजेंट है, समझ में आई बात। तो ये डायग्राम स्किन का है जो मैंने थोड़ा सा काट के लिया, ठीक है। बस इतना सही है इसमें, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। स्ट्रेटिफाइड कोलमनार भी ऐसी हैं, ये ज्यादा आपसे पूछते नहीं है, वही है, देखो मैंने बताया ना ये करेक्ट डायग्राम है, ठीक है, ये करेक्ट डायग्राम है। इसमें ये दिखा रखा है, चाहे ऊपर तो कोलमनार हो, ठीक है, लेकिन नीचे जो बेसिक लेयर है वो क्यूबॉइडल की ही रहेगी हमेशा, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा वाला है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, नीचे भी क्यूबॉइडल ऊपर भी क्यूबॉइडल, ये क्या है, कोलमनार है, ठीक है। ज्यादा नहीं करेंगे हम इसको, ये ना आते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इस पे आ जाऊँ, ठीक है। एपिथेलियम बेस है, कोई भी टिश्यू है ना उसमें सबसे पहले एपिथेलियम ही हम हमें ड्रॉ करना होता है, और हम वही गलत बनाते हैं हर बार, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये एक नया टाइप का एपिथेलियम आया है, ये भी स्ट्रैटिफाइड के अंदर ही है क्योंकि इसकी मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ठीक है।
ट्रांजिशनल का मतलब पता है क्या है? जिसमें ट्रांजिशन हो रही हो, जो ना जिसको ना थोड़ी थोड़ी देर में चेंजेस मिल रहे हो। समझ में आई बात? ठीक है, ट्रांजिशन हो रही हो। ऐसा हमारी बॉडी में कहाँ होता है? यूरिनरी सिस्टम में। जितना भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन बनता रहता है और वो यूरिटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में पास जाता है और ब्लैडर से यूरिथ्रा में। तो हमारा यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ठीक है, इन तीनों में क्या होगा? हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा। इसीलिए क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम का है, इसको हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को। ये देखो, यूरिन यूरिन थोड़ी थोड़ी देर में आता रहता है यूरिटर में, ठीक है, और यूरिटर से ब्लैडर में, और ब्लैडर फुल हो जाता है तो उसको स्ट्रेच भी होना पड़ता है। तो ऊपर ना कुछ ऐसे सेल्स होने चाहिए एपिथेलियम में जो स्ट्रेच को, यानी कि जो ट्रांजिशन को बर्दाश्त कर लें। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे सेल्स सिर्फ एक ही तरीके के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डोम शेप। डोम क्या होती है? गुंबद जैसी शेप। ठीक है ना? डोम शेप के सेल्स होते हैं। ये सिंगल न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं और ये हमारे बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, डोम शेप सेल्स। ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं और ये बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ट्रांजिशन को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही इन पर ऊपर से प्रेशर आता है ना, तो ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ना? फिर जैसे ही प्रेशर रिलीफ होगा, ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो डोम शेप्ड सेल्स, बाकी सब कुछ सेम है। देखो वही, यहाँ पे भी इन्होंने गलत बना रखा है डायग्राम। यहाँ क्यूबॉइडल सेल्स आएंगे, उसके बाद में आपकी 2 to 3 लेयर्स ऑफ पॉलीगोनल सेल्स हैं, और उसके बाद ऊपर क्या दिखा रखा है? डोम शेप सेल्स दिखा रखे हैं। देख रहे हो? ऐसे सेल्स हैं जो अपने आप को स्ट्रेच करके किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, और एक तो इनमें से बाइन्यूक्लिएट भी दिखाया हुआ है। बस आप इतना बना देना, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की हिस्टोलॉजी है ना, बच्चों को अंदर की तो बहुत सिंपल सी है, ऊपर का याद रहना चाहिए कि एपिथेलियम कौन सा होता है, कैसे बनाते हैं। ये आपने देख लिया, यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम हम बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप खुद सोचो, यूरिनरी ब्लैडर है क्या चीज? ठीक है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन है। कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन है तो उसके अंदर मसल्स होनी चाहिए, और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन नहीं, हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन है। ठीक है, इतनी कॉन्ट्रैक्शन होती है कि उसमें प्रेशर लगते ही यूरिन पास आउट हो सकता है बाहर यूरिथ्रा से। ठीक है, तो उसमें मसल जो है वो कौन सी मसल होती है यूरिनरी ब्लैडर में? डेट्रूसर मसल। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना नीचे, ये डेट्रूसर मसल्स हैं। अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो आपको 2 सेकंड में याद आ जाएगी कि ये क्या थी। ठीक है, अभी भी याद रखना है। और इसके नीचे आप ये देख रहे हो, ये सब क्या है? ये तो कनेक्टिव टिश्यू है। हर ऑर्गन में ऑब्वियस सी बात है, उसको, उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई चाहिए, अदर थिंग्स चाहिए, सपोर्ट, न्यूट्रिशन, सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू हमेशा एपिथेलियम के नीचे होता है। तो एपिथेलियम के नीचे सारा दिख रहा है कनेक्टिव टिश्यू। लेमाइना प्रोप्रिया इसको नाम दिया गया है, वो मैं अभी बाद में समझाऊंगा किसको लेमाइना प्रोप्रिया बोलते हैं, किसको म्यूकोजा बोलते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, देखो वैसे यही बता दूं, जब एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू के साथ हो ना, तो हम उसको म्यूकोजा बोलते हैं। ठीक है, और जब वो खाली एक मतलब बिना कनेक्टिव टिश्यू के हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर की थोड़ी सी हिस्ट्री तो आपको क्लियर है। जब तक आप मसल्स नहीं पढ़ोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा ये मसल्स ऐसे क्यों बनी हुई है। अच्छा, ये चीज देखना, मसल 3 डायरेक्शन में, ऑब्लिक डायरेक्शन में, सॉरी, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मसल्स, ठीक है ना? ये ऑब्लिक डायरेक्शन में और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ये देख रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक, ठीक है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कभी भी मसल्स ऐसे तीन तीन अलग अलग शेप में दिखे ना, तो इसका मतलब समझ लेना वो जो ऑर्गन है ना, उसमें मसल्स का नेटवर्क बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? जैसे कि हमारी टंग है ना, टंग में भी आपको तीन तीन मतलब डायरेक्शन में मसल दिखेगी, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ट्रांस सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक तरीके की। ठीक है, ये 3 मिलेंगे आपको। ये हिस्टोलॉजी के रूल्स हैं। ठीक है, हमें ये रूल्स ही नहीं पता होता है, इसलिए हमें हिस्टो टफ लगती है। अच्छा, इस पे ना बहुत कॉमनली शॉर्ट नोट भी आता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का शॉर्ट नोट यूरोथीलियम नाम से आता है। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड का शॉर्ट नोट रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के नाम से आता है। और शॉर्ट नोट आ सकता है नॉन केराटिनाइज्ड या केराटिनाइज्ड पे। इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। अगेन ये देख रहे हो, ये ना यूरिनरी ब्लैडर का ही डायग्राम है, वैसे मैं बता दूं तो। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हो, इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम दिख रहा है अच्छे से, उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है। कनेक्टिव टिश्यू के नीचे ठीक जो डार्क कलर का ये चीजें दिख रही है, पूरा मसल्स है। ठीक है, और यही यूरिनरी ब्लैडर की हिस्टोलॉजी है। ठीक है, और ये क्या है आपका? डोम शेप्ड रिलैक्स सरफेस सेल्स। ठीक है, डोम शेप के सेल्स वही जो हम देख रहे थे ट्रांजिशनल एपिथेलियम को, ये इसको मैंने जूम करके दिखा रखा है। डोम शेप के सेल्स आप देखना है कैसे होते हैं। ठीक है, और ये पूरा मिला के क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब आप ये वाला चार्ट है ना, प्लीज जूम कर लो। ये मुझसे पता नहीं, मेरी थोड़ी सी पीपीटी हैंग हो गई थी बनाते टाइम, तो ये जूम नहीं हुआ था। आप इसको जूम कर सकते हो क्या? इतना जूम कर सकते हो कि पढ़ 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 पा रहे हो? तो मुझे प्लीज हैंड्स रेज करके बता दो।
पढ़ पा रहे हो ना चीजें, ठीक है। देखो हमने सब कुछ कर लिया, आपको टाइप पता चल गया, सिंपल एपिथेलियम कैसा होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनार, ठीक है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड में फिर क्या होता है, स्क्वैमस केराटिनाइज, स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज, क्यूबॉइडल, कोलमनार, ट्रांजिशनल, ये सब ठीक है। इनके फंक्शन के हिसाब से इनकी लोकेशन पढ़े, ठीक है। सिंपल कहाँ पे होगा, सिंपल स्क्वैमस कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमको ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं देनी है और चीजों को पास आउट होने देना है, इसीलिए तो एक एक ही लेयर है और वो भी फ्लैट है। मतलब कहने का मतलब ज्यादा बैरियर है ही नहीं, मतलब बाहर की चीज और अंदर के टिश्यू के बीच में। तो ऐसा होता है एल्वियोलाइज में, क्योंकि वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे ज्यादा हार्ड एंड फास्ट एपिथेलियम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड लुब्रिकेशन, ठीक है ना। ऐसा कहाँ होता है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में होता है। बॉमन कैप्सूल में एक्सचेंज होता है ना, बॉमन कैप्सूल में क्या होता है हमारा, फाइनली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही होती है, 70% ब्लड जो है वहाँ पे फिल्टर हो जाता है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ दी हार्ट, ठीक है ना। हार्ट की लाइनिंग में भी, हार्ट की लाइनिंग में पता है क्यों होता है, क्योंकि हार्ट को ना थोड़ी सी मतलब हार्ट को 2/3 ब्लड सप्लाई तो कोरोनरी आर्टरी से मिल जाती है, लेकिन 1/3 जो ब्लड है हार्ट खुद से लेता है, खुद अपने अपने उसका जो ब्लड अंदर पड़ा हुआ है ना, जो पंप होने के लिए आया है, एंडोकार्डियम के ऊपर थोड़ी सी लेयर होती है, स्क्वामस की लेयर होती है, तो थोड़ा सा ब्लड लीक होके स्क्वामस एपिथेलियम से हार्ट के अंदर चला जाता है। एंडोकार्डियम के बाद मायोकार्डियम होती है ना, मेनली उसी को ब्लड चाहिए, मायोकार्डियम को, ठीक है, क्योंकि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन मायोकार्डियम, मायो मींस मसल, ठीक है, तो मसल से ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वहां पे होती है। हमको ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, हम इनकी लोकेशन भूल जाते हैं, फिर वाइवा में वाट लग जाती है। इनको समझ के याद करो कि एपिथेलियम छोटा सा है, ठीक है, वो ऊपर से फ्लैट है, ठीक है, तो एक्सचेंज के लिए ही होगा ताकि चीजें इजीली पास आउट हो जाए, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल वाला छोड़ दो, ये आप छोड़ दो, इसको समझ नहीं आएगा, बाद में कर लेंगे इसको, ठीक है। लाइनिंग ऑफ प्लूरल, पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल कैविटीज, पेरिटोनियल कैविटी में देखा था ना मेसोथीलियम होता है, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम में पढ़ा था शुरू में। क्यूबॉइडल कहाँ होगा, जहाँ पे सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होगी, जैसे कि हमारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं, डक्ट्स हैं, ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स है किडनी के, उनमें होता है, ठीक है। ओवरीज में हो सकता है, ओवरीज में भी तो क्या सेक्रीशन होती है फाइनली, ठीक है, ओवम की सेक्रीशन होती है ना ओवरी से, तो वहां पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। ओवरी का जब आप डायग्राम देखोगे ना इस तरीके से, तो उसमें जो बाहर होगा ना क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होगा, ठीक है। उसके बाद में कोलमनार में प्रोटेक्शन, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन बताया ना, इसका एक्स्ट्रा फंक्शन है, थोड़े से टॉल होते हैं तो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, उसके अलावा सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन तो है ही है इनका क्यूबॉइडल की तरह। दो तरीके के हैं, सिलिएटेड मैंने बताया कहाँ कहाँ होते हैं, सिलिएटेड आपके स्मॉल ब्रोंकाई में हो सकते हैं, ठीक है, यूट्राइन ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड होता है, यूट्रस में होता है, ठीक है। नॉन सिलेटेड हमारा कहाँ होता है, जीआईटी में होता है, फ्रॉम स्टमक टू एनस, ठीक है, वहाँ पे सीलिया नहीं होता है, वहाँ पे सीलिया की जगह माइक्रोविलाए और ये सारी दूसरी चीजें होती हैं, तो उसको हम नॉन सिलेटेड में कंसीडर करते हैं। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड है, ठीक है, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड प्रोटेक्शन से वही, क्योंकि ये कोलमनार ही है, लेकिन इसको अपीयरेंस इसकी फॉल्स है, फॉल्स कोलमनार की तरह अपीयरेंस है तो कोलमनार ही, तो फंक्शन इसके कोलमनार की तरह ही है सेम, ठीक है ना, अपीयरेंस की वजह से इसका नाम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार है। और ये भी कोलमनार की तरह दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारे सिलिएटेड हो जाएंगे, दूसरे हमारे नॉन सिलिएटेड हो जाएंगे। सिलिएटेड क्या होंगे, मोस्ट पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मैक्सिमम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यही होता है। नॉन सिलिएटेड का इसको इसीलिए तो इसको रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में बोला जाता है। नॉन सिलिएटेड कहीं कहीं हो सकते हैं, जैसे आगे यूरिथ्रा का जो एंडिंग पार्ट है वहां पे हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा स्क्वामस केराटिनाइज कहाँ थे हमारे, मैंने बताया ना स्किन में थे, क्योंकि स्किन में पिगमेंट है, केराटिन एक पिगमेंट है, स्किन में पिगमेंट है, और स्किन प्रोटेक्टिव भी है, प्रोटेक्टिव में हमेशा स्ट्रैटा चाहिए हमको, ठीक है, तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन में मिल सकते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में मिल सकते हैं, दो ही याद रखना, ठीक है। उसके अलावा नॉन केराटिनाइज हमको कहाँ मिल सकता है, प्रोटेक्शन के लिए कहाँ कहाँ मैंने बताया था, नॉन केराटिनाइज जहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए और पिगमेंट भी नहीं है जहाँ पे, तो वो क्या हो जाएंगे, ईसोफेगस, टंग, वेजाइना और आईज। आईज देखो बाहर डायरेक्टली एक्सपोज है, आई का जो ये पार्ट है कंजक्टाइवा कहलाता है, ठीक है, जो आउटर फिल्म दिख रही है कंजक्टाइवा है। क्यूबॉइडल में वही सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन, क्यूबॉइडल का वही सेम फंक्शन है, फंक्शन इनके वही है पहले जैसे, ठीक है। ट्रांजिशन का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड डिस्टेंशन, इसका देखो सेक्रीशन नहीं है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड डिस्टेंशन, मतलब प्रेशर आने पे अपनी शेप डोम से फ्लैट भी हो सकता है, ठीक है, इतनी कैपेबिलिटी है डिस्टेंशन की, तो ये सारे यूरिनरी सिस्टम में, ठीक है। बाकी ये दोनों आप खुद से कर लेना, एक मैंने बताया था स्वेट ग्लैंड में होता है, दूसरा कुछ डक्ट्स में होता है, ठीक है। एपिथेलियम सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है हैंड्स रेज कर दो। एपिथेलियम ही सबसे लंबा है, इसके बाद के टिश्यूज थोड़े थोड़े हैं, ठीक है ना। अगर एपिथेलियम आपका कवर हो गया ना आज, इसका मतलब आपकी मोस्ट ऑफ द हिस्टो कवर हो गई है, ठीक है।
क्योंकि हमने बहुत सारे टिश्यूज तो यहीं पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ये वाली चीज जो है ना, देखो ये रट्टा मारने की है थोड़ी सी, कोई एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए इसको मैं ज्यादा नहीं बता रहा। हमारी ग्लैंड्स होती हैं, उन पर भी एपिथेलियम होता है, और ग्लैंड्स पे मोस्टली क्या होते हैं, दो ही तरीके के एपिथेलियम हो सकते हैं, क्यूबॉइडल या फिर कोलमनार, ठीक है। तो कहीं क्यूबॉइडल से सेल्स मिल जाएंगे, कहीं कोलमनार मिल जाएंगे। कहीं कोलमनार देखो हाई कोलमनार होंगे, कहीं कोलमनार थोड़े से छोटे हो सकते हैं अपनी लेंथ से, तो लो कोलमनार बोलेंगे हम उनको, ठीक है। अब ग्लैंड्स है ना, इस एपिथेलियम के हिसाब से डिपेंड करती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहला क्या है, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। ग्लैंड ट्यूब की तरह, ट्यूब क्या होती है, जिसमें बीच में स्पेस हो और बाहर कुछ सॉलिड हो, ठीक है। तो ये सिंपल है, सिंपल मतलब एक ही लेयर है, ठीक है ना। और इसकी ज्यादा मतलब पार्ट्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद में सिंपल स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब सीधी है, ठीक है। अब जिसमें ब्रांचेस हो जाए, ये कैसी है, ये स्ट्रेट नहीं है, कॉइल्ड है पूरी की पूरी, ठीक है। तो सिंपल कॉइल्ड है, सॉरी। ये वाली क्या है, ब्रांच्ड है, जैसे एक की दो ब्रांचेस निकली हुई हो, ठीक है। और जब एक की दो ब्रांच हो और दो की फिर फर्दर ब्रांच हो ना, तो इसको हम सिंपल ब्रांच नहीं बोलेंगे, इसको कंपाउंड ब्रांच्ड बोलेंगे। समझ में आई बात, ठीक है ना। और जो ट्यूब जैसी सीधी सीधी हो, ऐसे ये देखो ट्यूब की तरह सीधी सीधी है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डी वाले को सिंपल एल्वियोलर, सॉरी ये वाला डी वाला, ये तो सिंपल एल्वियोलर है। ई वाले को हम क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड है, एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं फिर उसकी फर्दर ब्रांचेस, इसलिए कंपाउंड बोले, कंपाउंड ब्रांच ट्यूबुल है। ये ना एक बार आपको खुद से देखना पड़ेगा, ये सारे आप देख लेना, ठीक है। हार्डली वाइवा में पूछ सकते हैं कि ग्लैंड्स के किस तरीके के एपिथेलियम होते हैं, वरना कोई नहीं पूछता। ये अगेन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आ गया तो तीन स्लाइड्स है ना, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड, ये अपने आप क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारा इनको बोलते हैं एसिना, ठीक है। एक्चुअली तो ये भी एक तरीके की ग्लैंड्स ही होती हैं, लेकिन इनको एसिला एसिना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्लैंड्स से भी इनका ज्यादा सेक्रीशन होता है, ठीक है। ग्लैंड्स एक स्टिमुलस आने पे सेक्रीट करती हैं, ठीक है। इनका सेक्रीशन ऑलमोस्ट ऑल टाइम बॉडी में रहता है, जैसे कि हमारा सलाइवा, ठीक है। सलाइवा इज द एग्जांपल, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में आपको यही मिलेंगे, एसिनाई मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये एसिनाई भी हैं, तो ये दो तरीके के हैं, इवन तीन तरीके के हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं सीरस एसिनाई, दूसरे को बोलते हैं म्यूकस एसिनाई, और जो दोनों का मिक्स हो, ठीक है। जैसे सीरस के ऊपर थोड़ा सा म्यूकस चढ़ जाए या म्यूकस के ऊपर थोड़ा सा सीरस चढ़ जाए, समझ में आई बात, तब उनको क्या बोलेंगे, डेमी। आधे का मतलब क्या है, डेमी, ठीक है ना। डेमी फैसेट पढ़ते थे ना रिब्स में, वो क्या होते थे, आधे आधे जो फैसेट है, ठीक है। तो डेमी मीन्स हाफ, ठीक है। तो ये देखो, अगर सीरस के ऊपर आधा म्यूकस चढ़ा हुआ है, तो हम इसको क्या अगर सीरस ज्यादा है और आधा म्यूकस है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सीरस डेमील्यून्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, सीरस डेमील्यून्स, ल्यून्स एसिनाई को बोलते हैं, ठीक है, सीरस डेमील्यून्स, ठीक है ना। DEMILUNES कोई लिख रहा हो तो, ठीक है। और अगर म्यूकस के ऊपर ये चढ़ा हुआ है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूकस डेमील्यून्स, जो कि बहुत रेयरली होता है, ठीक है। तीन तरीके की स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। एक देखो, इनका नाम सीरस और म्यूकस एसिनाई पता है क्यों है, इनकी सेक्रीशन के हिसाब से। जिनकी सेक्रीशन सीरस होती है, सीरस यानी जैसे चिपचिपी, समझ में आई बात, ठीक है। सीरस सेक्रीशन कैसी होती है, वैक्सी, ठीक है ना, चिपचिपी सी थोड़ी। दूसरी म्यूकस कैसी होती है हमारी, वाटरी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। म्यूकस जो होती है चिपचिपी होती है, ठीक है। म्यूकस कैसा होता है, चिपचिपा सा होता है, ठीक है। तो म्यूकस वाली जो है वो चिपचिपी होती है, और सीरस वाली जो है वो वाटरी होती है, ठीक है ना। सीरस मीन्स वाटरी सेक्रीशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, जिसमें सीरस एसिनाई प्रेजेंट होगा, पैरोटिड ग्लैंड मैं बता देता हूँ, पैरोटिड ग्लैंड में सीरस एसिनाई प्रेजेंट होता है, और पैरोटिड ग्लैंड जो है 65% से ज्यादा सलाइवा पैरोटिड ग्लैंड बनाती हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो सलाइवा है वो चिपचिपा कम है और वाटरी ज्यादा है, क्योंकि वो सीरस एसिनाई उसमें बहुत ज्यादा है। पूरी पैरोटिड ग्लैंड में सीरस एसिनाई है, ठीक है। अब आ जाएंगे मैंडिबुलर ग्लैंड पे, एम फॉर मैंडिबुलर, एम फॉर म्यूकस, ठीक है। तो जो मैंडिबुलर ग्लैंड होंगी उनमें क्या मिलेगा, म्यूकस एसिनाई। अब हमने तीसरी कैटेगरी भी बताई थी, डेमील्यून्स, ठीक है। सीरस के ऊपर अगर म्यूकस थोड़ा सा चढ़ गया, यानी कि जिसमें मिक्स्ड सेक्रीशन है, जिसकी सेक्रीशन सीरस भी है और म्यूसिनस भी है, चिपचिपी भी है और वाटरी भी है, ठीक है, मिक्स सेक्रीशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है ना। जो लास्ट यही बची ना, हमने पैरोटिड में सीरस देख लिए, सब मैंडिबुलर में म्यूकस देख लिए, तो डेमील्यून्स जो बचे हुए, ठीक है। और या तो डेमील्यून्स मिलेंगे या फिर आधे सीरस या आधे म्यूकस प्लेन भी मिल सकते हैं, 50-50 रेशियो में, ठीक है। तो वो हो जाएगी हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। वो तो आप 2 मिनट में समझ लोगे। और दूसरी चीज क्या, हर ग्लैंड में क्या होती है, डक्ट होती है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ खाली सीरस एसिनाई बनाया ये पूरा,
ठीक है, लेकिन ये इसमें ये ना इसका नेक्स्ट सा क्यों निकाल दिया, क्योंकि ये डक्ट दिखा रखी है कि हर एसिनाई या हर ग्लैंड जो है वो अपनी एक डक्ट से कनेक्ट होती है और डक्ट के थ्रू अपनी सेक्रीशन निकालती है। अगर ये पैरोटिड ग्लैंड होती तो ये कौन सी वाली डक्ट होती, पैरोटिड डक्ट। समझ में आई बात, ठीक है। अंदर की डक्ट है इंटरलोबार डक्ट बोलते हैं, कि पैरोटिड के लोब्स के अंदर यानी पैरोटिड के एसिनाई के अंदर की जो डक्ट है वो इंट्रा लोबर डक्ट में, और वो डक्ट खुलती है पैरोटिड डक्ट में, और पैरोटिड डक्ट हमारी कहाँ खुलती है, माउथ में आके, ठीक है, सेकंड मोलर टूथ के आगे और गम के बीच में, ठीक है ना। तो ये होगी डक्ट्स हमारी, ठीक है। हिस्टो इज टोटली जो आपने फिजियो और एनाट पढ़ी है, ठीक है, इट इज नथिंग एल्स, ठीक है। बस अब आपको याद क्या करना है, वही सेल्स की शेप, ठीक है ना। पैरोटिड भी याद हो जाएगी, सब मैंडिबुलर सबलिंगल तीनों की हिस्टो याद हो जाएगी अगर आपको इनकी शेप याद है तो। और हमेशा बच्चे सीरस एसिनाई की शेप तो बिल्कुल गलत बनाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखो सीरस एसिनाई की शेप है ट्राइंगुलर, समझ में आई बात, कैसी शेप है, ट्राइंगुलर है। इसमें से बता दूं ना तो इन्होंने डायग्राम गलत बना रखा है। जो इसका आधा पार्ट है ऊपर का ट्राइंगल का, जो इतना पार्ट देख रहे हो ना एपेक्स से ऊपर तक का, ये सारा का सारा तो आपका कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का, ठीक है। उसका एक रीजन है, एक एक ग्रैन्यूल्स यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस यहाँ प्रेजेंट है जिनकी वजह से ऊपर का कलर पिंक आता है। अदरवाइज तो पूरा का पूरा जो नीचे का सीरस एसिनाई है ये हमारा बेसोफिलिक यानी ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ये डुअल कलर वाला है, इसको देखने से पता लग जाएगा ऊपर पिंक और नीचे ब्लू दिख रहा है ना, तो यानी कि ये सीरस एसिनाई है। न्यूक्लियस तो आप याद कर ही लोगे, नॉर्मल सेल की तरह है इनका न्यूक्लियस, ठीक है ना। ऊपर पिंक किसकी वजह से है, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। देखो ये डायग्राम बड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है जगह जगह इसमें, ठीक है। ग्रेन्यूल्स डॉट डॉट टाइप के होते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उन ग्रेन्यूल्स का नाम है जाइमोजन ग्रेन्यूल्स। ये ना याद कर लेना, पीजी में पूछते हैं सीरस एसिनाई में कौन सा ग्रेन्यूल होता है, जाइमोजन, ZYMO जाइमो GEN, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है। तो ये सीरस एसिनाई है, इसके इसका डायग्राम आपको ये वाला देखो बिल्कुल करेक्ट है, ये देखो कैसे बना रखा है, ठीक है ना। ये सीरस एसिनाई है, ऊपर का हिस्सा इसका पिंक कर रखा है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस तो वैसे ही बेसोफिलिक होता है और उससे तो थोड़ा कम बेसोफिलिक हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ये करेक्ट सीरस एसिनाई है, ठीक है। ये है म्यूकस एसिनाई, ठीक है। देखो म्यूकस जितनी भी हमारी वैक्सी या ऑयली सेक्रीशन होती है ना बॉडी में, जब भी हम स्लाइड बनाते हैं ना, मतलब लैब में हम स्लाइड बनाते हैं तो हम उस पर सिडारवुड ऑयल वगैरह ये सारी चीजें डालते हैं। जब भी हम इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बनाने को टिश्यू प्रोसेसिंग। तो जब भी हम टिश्यू प्रोसेसिंग यानी हिस्टो की स्लाइड बना रहे होते हैं तो जितनी भी ऑयली या वैक्सी चीज है वो सेल में से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो जब हम उस सेल को देखेंगे ना तो हमें ऐसे लगेगा जैसे सेल खाली है, जैसे कि इसमें लग रहा है कि पूरा खाली है, लेकिन एक्चुअली ये म्यूकॉइड था, ठीक है। यहाँ पे पूरा म्यूकस भरा हुआ था, ठीक है। ऐसे जब आप फैट के एडिपोज सेल्स देखोगे ना, एडिपोज सेल्स में भी यही दिक्कत है। एडिपोज सेल्स है ना, आपको लगता है पूरे के पूरे खाली सेल्स हैं, खाली नहीं है, ठीक है। एक्चुअली उनका जो उनके जो कंटेंट थे ना वो टिश्यू प्रोसेसिंग के दौरान निकल गए उनमें से बाहर, ठीक है। और इसका हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो निकल ही जाते हैं, ठीक है। इनका न्यूक्लियस देख लेना, शेप इनकी भी सीरस की तरह ही है, लेकिन इनका न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा न्यूक्लियस इनका, नीचे की तरफ होता है और फ्लैट न्यूक्लियस होता है। इनकी पहचान ही यही है कि न्यूक्लियस इनका साइड्स में रहता है, ठीक है। अब आई थिंक आपको 3 हिस्टोलॉजी आराम से क्लियर हो जाएंगी, हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको एंड करते हैं। अभी हम 5-10 मिनट और ले सकते हैं क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हैंड्स रेज कर दो। सभी करो, सभी का पता चलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ बोर हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे हिस्टो में, हिस्टो बोरिंग होती है वैसे, ठीक, चलो ठीक है। हिस्टो के कंसेप्ट ही हैं जो सबसे मेन होते हैं हमारे, ठीक है ना। अब ये देख रहे हो आप, पूरे में ये क्या भरे पड़े हैं, ये एक सीरस एसिनाई देख रहे हो आप, ठीक है। जूम, और ये क्या दिख रही है, ये डक्ट्स हैं, ठीक है। इनका एपिथेलियम पूरा ही अलग से दिख रहा है कि ये डक्ट्स में कौन सा दिख रहा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखने लग रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ये भी एक डक्ट है, ठीक है। ये हमारे सीरस एसिनाई है, क्योंकि एक्चुअली ये फोटो क्लियर नहीं है, जब आप डायग्राम देखते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि ये ट्राइंगुलर टाइप के सेल्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे सीरस एसिनाई है। ये किसका डायग्राम है, सीरस ग्लैंड यानी पैरोटिड ग्लैंड का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं वो देख लो आप जरा। कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है, एक सेकेंड, क्या क्या दिखने लग रहा है आपको यहाँ पे, जो पीपीटी
कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू तो है ही है जो साइडों में भरा हुआ है। ये डक्ट्स दिखने लग रही हैं, ठीक है। डक्ट्स भी दो तरीके की हैं, जो एसिनाइज के बीच में जो एसिनाइज की डक्ट थी जो यहाँ खुल रही थी, जो डिफरेंट एसिनाइज है, इनकी जो ये डक्ट बीच में खुल रही है, जो आपको ये वाली दिख रही है डक्ट, ठीक है ना। मैं दोबारा से दिखाता हूँ इसको। जो ये वाली डक्ट दिख रही है, ये तो क्या होगी, इंट्रा। जो एसिनाइज के अंदर है वो हो जाएगी इंट्रा। जो दो के बीच में होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटर, ठीक है। तो जो एक ग्रुप है एसिनाई का और जो दूसरा ग्रुप है एसिनाई का, उनके बीच में जो डक्ट होगी वो बोलेंगे इंटर, ठीक है। तो ये इंट्रा हो गई एसिनाइज के अंदर, ठीक है। इंटर होगी दो ग्रुप ऑफ एसिनाइज के बीच में, ठीक है ना। और ये सब इकट्ठी जब मिलके खुलती है ना एक जगह, वो बन जाती है पैरोटिड डक्ट हमारी, ठीक है। इनका पूरा जब एक साथ कनेक्ट होती है तो ये पैरोटिड डक्ट बन जाती है। सारा कुछ क्लियर है, सीरस एसिनाई लेबल कर देना अच्छे से। और इन्होंने डायग्राम गलत बना रखा है, आप कैसे बनाओगे सीरस एसिनाई के सेल, डुअल कलर्ड, ठीक है। इनको बाईफेजिक सेल्स भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कौन से बॉडी में सेल्स हैं जो बाईफेजिक है, तो वो यही है। ऊपर तो पिंक दिख रहे हैं, यहाँ से ब्लू दिखने लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही बनाने हैं। या थोड़े कम बना लेना, इतने सारे मत बनाना, पेपर में टाइम नहीं होता, पर सही बनाना। अगर आपने सेल सही बनाया ना और कम भी बनाया तो आपके कोई मार्क्स नहीं काटता एग्जाम में, ठीक है। अब ये देख रहे हो अगेन वही है, सीरियस ऐसे ना है। कलर देख रहे हो ना आप, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो यहाँ पे। मतलब थोड़ा ये वाली क्लियर डायग्राम नहीं है, लेकिन वैसे आप देखो तो नीचे नीचे ब्लू दिख रहा है और ऊपर ऊपर पिंक दिख रहा है। इसका मतलब ये डुअल कलर्ड सेल्स है, और ये फोल्ड भी है गोलाई में, तो इसका मतलब ये एसिनाई है। और इनकी ये जो देखो ये सारे एसिनाइज के बीच में डक्ट है, तो ये कौन सी हो जाएगी, इंट्रा, ठीक है ना। अब एक एसिनाई ग्रुप और दूसरे एसिनाई ग्रुप के बीच में जो ये हो जाएगी इंटर लोबार, इंटरलोबार डक्ट, ठीक है। और ये एसिनाई तो दिख ही रहे हैं। ये सारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पे वही सेम चीज है और यहाँ पे वही सेम चीज है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। एक्चुअली आज हमने 8 मिनट लेट स्टार्ट किया है ना, तो उसी हिसाब से थोड़ा टाइम ले लिया। आज का जितना कराना था उसमें से हमारा सिर्फ यही दो चीजें रह रही हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। मैं ना सिस्टम देखो, वैसे तो सब मैंडिबुलर पैरेटिड और सबलिंगुअल ये जो है ना, ये आपको ना जीआईटी पढ़ाते हैं ना, तो उसमें स्टार्ट करते हैं। लेकिन मतलब क्या, अगर मैं आपको जीआईटी के टाइम पे पढ़ाऊँ और स्ट्रक्चर मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहीं कहीं याद कर लो ना इस चीज को। इसमें तो कुछ ऐसा है भी नहीं कि कुछ अलग हो, ठीक है। अभी देख रहे हो सब मैंडिबुलर ग्लैंड वही है। ये जो ये एक एसिनाइज का ग्रुप है, ये दूसरा एसिनाइज का ग्रुप है, इनके बीच में होगी तो इंटर होगी, दो के बीच में हमेशा इंटर होती है, ठीक है। इनके अंदर जो इनके अंदर अगर इनकी आप डक्ट देखते हो, ठीक है, तो वो आपको कैसी दिखाई देगी, इंट्रा। इसको क्या बोलेंगे, इंट्राडक्ट्स बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या दिख रहे हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में आपको क्या दिखने लग रहे हैं, ये बड़े बड़े, ये क्या दिख रहे हैं, म्यूकस एसिनाई, ठीक है ना। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड में क्या है, डक्ट्स का ही पार्ट ज्यादा होता है। थोड़े बहुत दिख सकते हैं इसमें, ये इन्होंने वैसे गलत लेबल किया, कम ही दिखते हैं। थोड़े बहुत दिख सकते हैं सीरियस डेमिल्यून्स, बहुत माइनरली, ठीक है। लेकिन आप माइनर चीजों को मत बनाया करो, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर कि वो क्या समझते हैं इसको, ठीक है ना। कई बार उनको वो बोलते हैं आपने डेमिल्यून्स क्यों बनाया, आप बोलोगे सर रेयर होते हैं। अब उनको नहीं पता रेयर होते हैं, तो फिर वो आपसे आपके मार्क्स काट लेते हैं। आप सिर्फ म्यूकस एसिनाई लेबल करना और डक्ट्स, इंटरलोबुलर डक्ट लेबल कर देना। स्ट्राइटेड डक्ट और ये सारी चीजें मत लेबल करना, ठीक है, कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। अगर आपने इंटरलोबुलर, ठीक है, इंटर इंट्रालोबुलर देखो, इंटरलोबुलर सेप्टर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ही है। बुक वालों की ना गंदी आदत होती है, ये इसको देखो कनेक्टिव टिश्यू ही है। कनेक्टिव टिश्यू है ना, जब मैंने बताया ना जैसे थायराइड में था, जब दो स्पेसेस को डिवाइड करने लग जाए ना कनेक्टिव टिश्यू, तो हम उसको बोलते हैं सेप्टा। हार्ट में होता है ना सेप्टा, दो चैम्बर्स को डिवाइड करते हैं, तो ऐसी कनेक्टिव टिश्यू है जो एक ऑर्गन को या एक ग्लैंड को उसके अंदर से डिवाइड करता है, तो इसको बोलेंगे सेप्टा। तो इंटरलोबर सेप्टा, एक लोब और दूसरे लोब के बीच में सेप्टा। आपको इस डायग्राम में क्या क्या चीजें बनानी है मार्क कर लो, मैं क्लियर कर देता हूँ डायग्राम, वापस से मार्क कर लो क्या क्या चीजें लेबल करनी है। इंटरलोबुलर डक्ट लेबल करनी है, म्यूकस एसिनाई लेबल करना है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। और ये जो एडिपोसाइट्स आप देख रहे हो ना, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। तो ये और ये जो सेप्टा है, ये दोनों क्या है, इंटरलोबुलर सेप्टा जो आप लिख रहे हो, इसको याद रखना है, इसको आपको कनेक्टिव टिश्यू भी लेबल करना, ठीक है। उसके अलावा म्यूकस एसिनाई तो है ही हमारे सबसे इंपॉर्टेंट। और ये देखो ना, ये म्यूकस एसिनाई आपको यहाँ दिख गए, फिर ये कौन सी डक्ट आ रही है, ये इंट्रा, जो अंदर थी एसिनाई के, ठीक है। ये कौन सी वाली है, इंट्रा टाइप की है, ठीक है। हिस्टो में ना एनाटमी की ट्रिक है शब्द याद करना, तो हिस्टो में शब्द याद कर लो। फंक्शन क्या है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड की म्यूकस सेक्रीशन होती है, इसमें म्यूकस एसिनाई होंगे, चिपचिपी, ठीक है, क्लियर है।
अभी लास्ट चीज करते हैं आज की, ठीक है? बोर तो नहीं हुए ना? हैंड्स रेज करो अगर बोर नहीं हुए तो, ठीक है? समझ आ रही है अभी तक की हिस्टो? समझ आ रही है? अभी मीम्स वाली हिस्टो लग रही है, असली में ये पिंक की जगह कुछ और दिखने लग रहा है? मीम्स वाली तो नहीं दिख रही कि मेरे को हिस्टो में सिर्फ पिंक पिंक दिखता? ठीक है, अच्छी बात है, मीम्स की हिस्टो नहीं है तो। अच्छा एक बार हैंड रेज करो कि ये मीम की हिस्टो नहीं है, फटाफट। अभी तो समझ आ रही है ना? अभी हिस्टो के मीम्स में मेरे दोस्त मेरे को इसीलिए टैग करते हैं कि ये एक्सेप्शन है, ठीक है? तो आप लोग भी एक्सेप्शन बन जाओगे ताकि अब आपको टैग करने लग जाए इस पर, ठीक है? कि नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है? पिंक पिंक नहीं देखना है, हम लाइन से चलेंगे। जो सबसे ज्यादा ये भरा हुआ है, ये तो हमें पता है क्या है, ठीक है? ये हमारा म्यूकस एसिनाई है। इन्होंने पता नहीं कैसे दिखा दिया, वरना ये पूरा प्लेन है ना, वाइप्ड आउट होते हैं। इनके न्यूक्लियस देख रहे हो आप कैसे हैं? पेरीफ्री पे न्यूक्लियस है। खास बात क्या होती है म्यूकस एसिनाई में, कि अगर ये म्यूकस एसिनाई है ना, तो इनके जो सेल्स का न्यूक्लियस है वो सेंटर में या एपेक्स पे नहीं होता। इनका न्यूक्लियस कहाँ होता है? पेरीफ्री में, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ठीक है? ये डक्ट आप देख रहे हो, ये एक एक लोब था, दूसरा लोब था, इसके बीच में, सॉरी, ये एसिनाई के अंदर है ना? बहुत सारे एसिनाइज इसके सराउंडिंग है, तो ये इंट्रा वाली डक्ट हो जाएगी, ठीक है? इंटरलोबुलर आपको कहाँ दिखेगी? ये पूरा देख रहे हो डायग्राम, ये पूरा जो है ना यहाँ तक नीचे तक, ये एक लोब हो गया, ठीक है? तो अगर कोई डक्ट इस वाले लोब के, जो आपको ये पूरा दिख रहा है, ये वाला लोब और ये वाला लोब, इसके बीच में अगर आपको कोई ऐसी चीज दिख जाती है, डक्ट दिख जाती है, तो वो कहलाएगी इंटर। इंटर मतलब दो के बीच में, ठीक है? वो कहलाएगी इंटरलोबुलर डक्ट, ठीक है? और म्यूकस एसिनाई तो दिख ही रहे हैं, और सेक्रीशन इनकी वाइप्ड आउट है, इसीलिए सेल बीच में से एम्प्टी एम्प्टी सा दिख रहा है, ठीक है? ये सब हमारी कौन सी ग्लैंड कंप्लीट हो गई? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और ये सारा क्या है? ये जो बीच में जो खाली एरिया है, इसमें आपको कुछ पर्पल पर्पल चमक रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है पूरा का पूरा। इसको इन्होंने ना नया नाम दे दिया था आपको डराने के लिए, इंटरलोबुलर सेप्टा दे दिया था इसका नाम, ठीक है? तो ये कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है। देखो अब लास्ट आ गई वही हमारी क्या, सबलिंगुअल। ये तो बहुत चालू है, इसने दोनों को कॉपी कर लिया। इसने पैराटिड को भी ले लिया और इसने सबमैंडिबुलर को भी। तो इसमें आप देखना डेमिल्यून्स जो है ना, भर भर के दिख रहे हैं। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये देख लो, यहाँ पे डेमिल्यून्स इतने ज्यादा भरे पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है? उसके बाद में दोनों तरीके के सेल्स वैसे भी, दोनों एसिनाई वैसे भी, कहीं आपको म्यूकस एसिनाई दिख जाएंगे, ठीक है? इन्होंने नहीं बना रखे, कहीं आपको सीरस एसिनाई दिख जाएंगे। और क्या है? डक्ट्स हैं, ठीक है? जो एसिनाई के, देखो ये देख रहे हो ना अभी, ये एसिनाई है, ये चाहे वो डेमिल्यून हो चाहे वो म्यूकस एसिनाई हो, जो एसिनाई के बीच में, तो वो कौन सी हो जाती है? इंट्रालोबुलर डक्ट, ठीक है ना? यहाँ पे भी इन्होंने इंट्रालोबुलर डक्ट क्यों मेंशन कर रखी है? क्योंकि ये दो तीन एसिनाई है और इसके बीच में फंसी हुई ये वाली डक्ट है, तो इंट्रालोबुलर है। अब दो लोब्स हैं, दो अलग अलग लोब्स हैं, दो डिविजन है, ठीक है? इनके बीच में जो आ जाएगी इंटरलोबुलर, ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन बनी हुई है, और कुछ न्यूक्लियस दिख रहे हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल कनेक्टिव टिश्यू कल इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि, मतलब जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा कनेक्टिव टिश्यू इसलिए पढ़ाऊंगा, कनेक्टिव टिश्यू समझ आ गया, पूरी जीआईटी, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू समझ आ गया, पूरी जीआईटी कंप्लीट है, सारी हिस्ट्री ही खत्म हो जाएगी उसके बाद में आपकी, ठीक है? तो ये सारा वो था आपका, जो सेप्टा बोल सकते हो, कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हो, ये जो बीच का कनेक्टिव टिश्यू है। आज का हिस्ट्रो का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, ठीक है? एक बार इसकी शक्ल और देख लो, बहुत